अफगानिस्तान वाले कल बोल रहे थे विराट भाई यार ये बिल्कुल गलत बात है, पाकिस्तान का पूरा गुस्सा हमारे ऊपर उतार दिया यार आपने तो 101 रन से हराया है। 212 रन बनाए थे 2 विकेट पर। अफगानिस्तान जो है 111 रन पर पूरा समेट हो गया। तो मतलब कि पूरा ताबड़तोड़ एक शानदार तरीके की बैटिंग देखने को मिली और 3 साल बाद विराट कोहली के द्वारा एक सेंचुरी जड़ी गई। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू ऑल ऑफ यू, जो शानदार तरीके का यहाँ पर ये मैच देखने को मिला। पर लेकिन अगर बात करें अफगानिस्तान के बारे में, तो अफगानिस्तान बेचारा वैसे ही आप लोगों को पता है प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वहाँ पर तालिबान रूल कर रहा है। तो जैसे तैसे वहाँ पर उनकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद बैठी है। पहले पाकिस्तान ने पीट दिया, अब इंडिया ने पीट दिया। तो वहाँ पर जाते ही तालिबान वाले इनको गोली मार देंगे कि नाक कटा के आ गए हमारी। चलिए जो भी है, गेम जो होता है वो लाइफ का पार्ट होता रहता है, ये सब चलती रहती चीज़ें। अच्छी बात यह है कि सब जो है काफ़ी अच्छे से खेले। ठीक है दोस्तों, ये तो थी मनोरंजन की बात। अब मैं आप लोगों से करता हूँ काम की बात। बहुत ही शानदार तरीके से हमारे देश के द्वारा जो कॉलोनियल टैग हमारे ऊपर लगा हुआ था कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया है, हर जगह उनकी छाप देखने को मिलती थी। मोदी जी एक एक कर सारी छाप उड़ाते जा रहे हैं। आप लोगों ने रिसेंटली अभी देखा कि नेवी का झंडा चेंज कर दिया। अभी यहाँ पर जो पहले जॉर्ज 5 जो कि जॉर्ज पंचम थे उनकी स्टैचू हुआ करती थी यहाँ पर, जो अभी हम लोगों ने स्टैचू यहाँ पर लगाई है हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगाई है, उसको रिप्लेस कर। तो सबसे पहले तो यही सबसे बड़ी बात है। तो आप सभी लोगों को बधाई हो। ये जो स्टैचू यहाँ पर लगाई गई है हमारी कंट्री में जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है उसका ये पार्ट है। और सबसे पहले आप लोगों को बता दूं 26 जनवरी अब तक का हम लोग 24 तारीख से स्टार्ट करते थे सेलिब्रेट करना, पर लेकिन अभी रिसेंटली हम लोगों ने 23 तारीख से सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया है। रीज़न क्या है? 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उस जो बर्थडे को एक नाम भी अभी रिसेंटली दिया गया है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। तो सबसे पहले तो बधाई हो आप लोगों को, बहुत ही शानदार तरीके से भव्य तरीके से इस स्टैचू का जो है वो अनावरण किया गया यहाँ पर। सबसे शानदार जो चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिली कि राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यानी कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि अपने देश को हम लोगों को आगे लेकर जाना है। तो हाउस द जोश, जोश इतना हाई होना चाहिए कि पूरे शाम तक जो है जोश बरकरार रहना चाहिए। इस वीडियो का पर्पज ही यार यही है कि मॉर्निंग में ही आप लोगों के अंदर इतना जोश आ जाए कि पूरे दिन शानदार तरीके से आप लोग अपना काम करो। और ये जो लेक्चर होता है ना, ये पूरा एक बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट से मुझे याद आया एक बच्चा कह रहा है कि सर मॉर्निंग में मम्मी कह रही है आज तो खाना नहीं खाओगे। मैंने बोला किस लिए? तो कह रही है कि आज तो वीर भैया ने बैलेंस डाइट मॉर्निंग में दी, तो आज जो है खाना नहीं मिलेगा। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आंटी जी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये वाली जो बैलेंस डाइट 1 साल तक ये खा देगा ना, आपकी डाइट की इसको जरूरत ही नहीं पड़ने की है। आप लोगों को ये पूरी उम्र जो है बैठा कर खिला देगा और एक कह रहा है सर आपने तो घड़ी भी फेल कर दी। मैंने घड़ी फेल नहीं की, आप लोगों ने फेल किए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने वो टाइम डिसाइड किया था कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो है 6 बजे लेक्चर चाहिए सर। तो ये अब जो मैंने इसको जाकर चेक किया उस पर जो वोटिंग हो चुकी है, वोटिंग पहले इस पे थी यहाँ पर कितनी, पहले 61 थी, अब 63 वोटिंग हो चुकी है। तो ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। तो लेक्चर एग्जैक्ट 6 बजे आएगा। फिर से कह रहा हूँ वही बात है कि अगर लगे कि घड़ी गलत चल रही है तो मॉर्निंग में उठकर मिला लेना कि 6 बजे लेक्चर आ गया बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी को शानदार तरीके से आगे लेकर चलो यार। ये आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोगों का कर्तव्य है अपनी ज़िंदगी को सुधारना, क्योंकि हर एक इंसान को एक ज़िंदगी मिली हुई है। तो हर एक इंसान अगर अपनी ज़िंदगी को खुद ही नहीं सुधारेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? मेरे दादाजी थे, एक डायलॉग बोला करते थे कि जहाँ पर इंसान बैठता है ना वहाँ पर साफ सफाई रखनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। मतलब एक डायलॉग था उनको, थोड़ा सा मतलब सुनने में कड़वा लगता है कह रहे हैं कुत्ता भी पूंछ मार के बैठता है जहाँ पर बैठता है, हम तो इंसान है कम से कम। तो जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना वो एरिया हम लोग को साफ रखना चाहिए। आप लोगों की टेबल होगी, सुबह को उठते ही सबसे पहला काम आप लोगों का ये होना चाहिए कि अपनी चद्दर को फोल्ड करो, अपने तकिया को सही जगह पे लगाओ। उठने से पहले जैसे ही उतरते हो आप लोग, सबसे पहले ये काम आप लोग करना है, अपना बिस्तर आप लोगों को बनाना है। ये आप लोगों को मिलिट्री में सिखाया जाता है। जब आप लोग आर्मी में जाते हो ना तो ये प्रॉपर आप लोगों का एक नेचर डेवलप किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि आप लोग अपनी लाइफ में कितने डिसिप्लिन है। जब आप लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन होगे तभी तो देश के कर्तव्य पर आप लोग काम करोगे, तभी तो देश को आप लोग आगे लेकर चलोगे। तो हमेशा यार जिंदगी में ये कुछ ऐसी आदतें हैं अभी से बना लो, ताउम्र काम आने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर लेकिन अगर ऐड करते चले जाओगे ना तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। और ऐसे ही मैंने बोला था कि 5-5 मिनट बस आप लोगों को डेली बढ़ानी है। आज 5 मिनट बढ़ा दी, कल 5 मिनट बढ़ा दी, देखते ही देखते कब में आप लोग घंटों बैठकर पढ़ाई करने लगोगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कब में आप लोग इतना सारा पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो आदत बनानी है, जो बिगाड़ रखी है ना अब तक की आदत, यही सुधारनी है। बिगाड़ी भी आप नहीं है, सुधारोगे भी आप ही।
एक सामने वाला इंसान बस बता सकता है कि भाई साहब ऐसे सुधार लो, अगर आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा फिर। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है। और बाकी मैंने बोल दिया है, जो भी लेक्चर देख रहे हैं अंकल और आंटी, सबको पहले तो प्रणाम मेरा। और अगर ये मॉर्निंग में उठते नहीं है तो इनके ऊपर बाल्टी भर भर के एक एक पानी डाल देना, ठीक है। बस इतना काम कर दीजिए आप मैं आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा हमेशा, क्योंकि कई सारे बच्चों ने जब मॉर्निंग में उठा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे भी बच्चे जो कि उन्हें रात्रिचर प्राणी बन चुके थे वो भी मॉर्निंग में उठे, तो अच्छा लगा। इसी तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। अब कुछ बातें करता हूं जहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं। कर्तव्य पथ नाम चेंज किया गया राजपथ का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा पहला तो। दूसरा, जॉर्ज पंचम की जगह जो हम लोगों ने स्टैचू लगाई है वो किसकी है? वो है आज की डेट में जिनको हम लोग बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप लोग एक बात सोचते हैं नेताजी के बारे में, उस टाइम पर इनके द्वारा सिविल सर्विस निकाला गया जिस टाइम पर कोई चाहता ही नहीं था कि इंडियन जो है वो सिविल सर्विसेज निकाले। मतलब भाई साहब वहां पर जाकर सिविल सर्विसेज देना पड़ता था, ऐसी ऐसी वो टर्म एंड कंडीशन रखते थे कि सोचकर भी इंसान जो है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएं कि यार हमसे ना हो पाएगा। आज की डेट में अगर बोल दे गवर्नमेंट तो आप लोग जो है पता नहीं क्या बोल दोगे। तो ये देखो, और उसको क्लियर करके ये छोड़ दिया, ये बोलकर दिखाकर कि हम लोग इसको क्लियर भी कर सकते हैं कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। तो एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी को, जो कि अगर सिविल सर्विसेज की आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं। आज तो यार कुछ भी नहीं है, घर वाले सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटरनेट पर सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आज की डेट में भी आप लोगों को मेहनत करते हुए डर लग रहा है और आलस आप लोगों को पीछे ढकेल रहा है, तो फिर तो कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। फिर तो छोड़कर कुछ और काम कर लो यार जिसमें आप लोगों का मन लगता है। ये फिर आपके काम की चीज़ नहीं है कि यहाँ पर टाइम आप लोगों को देने का कोई मतलब है, अपनी जवानी के जो इंपॉर्टेंट ईयर होते हैं उनको यहाँ पर बर्बाद करने का कोई मतलब है। अंदर से आनी चाहिए वो चीज़। सुबह को आप लोग अलार्म लगाओ 5:30 बजे का, 5:45 बजे का, वीडियो से पहले एकदम उठकर खड़े हो जाओ कि हाँ यार टाइम डिसाइड किया है, हम लोगों ने डिसाइड किया है, आकर देखनी है। तो ये चीज़ें खुद से डिसाइड करो और फिर देखो जिंदगी जीने में मजा आएगा, ठीक है। तो कर्तव्य पथ, आप लोगों का कर्तव्य क्या है? अपनी पढ़ाई करना। तो आप लोगों को उसके पथ पर चलना है, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो यहां पर ये कॉलोनियल सिंबल था हमारे देश के ऊपर, उसकी जो छाप थी वो हटा दी गई है। तो ये काफी शानदार लगा कि कॉलोनियल सिंबल की जो छाप हमारे देश पर पड़ी हुई थी वो हम लोगों ने हटा दी है, क्योंकि जॉर्ज पंचम की जो स्टेचू थी वो हम लोगों ने यहां से हटा दी है। अब कुछ बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं जो कि आप लोग याद रखिएगा। वो ये है कि ये सारा कार्यक्रम जो आप लोगों को देखने को मिला, ये सारा का सारा इंडिया गेट पर है। और इंडिया गेट जो है वो 1920 यानी कि 1920 में बनाया गया था। याद रखना, ये आज़ादी के पहले बना दिया गया था, वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट हुई थी उसके टाइम पर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम पता है ना? बताइए, देखता हूं किस किसको याद है, कौन कौन भूल गया। तो उस टाइम पर यहां पर ये बनाया गया था और यहां पर इसको राजपथ जो अभी बोला जा रहा है उसको भी कर्तव्य पथ कर दिया गया। डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो सर जो यहां पर जो एडविन लुटियन साहब के द्वारा जो दिल्ली का आर्किटेक्चर तैयार किया गया, उन्हीं के द्वारा इसको तैयार किया गया था। अभी यहां पर जो चेंजेस किए जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे देश में जिसको बोलते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये लगभग 13,450 करोड़ का है यार, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। ये पूरी स्ट्रक्चर चेंज की जा रही है, पूरी पार्लियामेंट की बिल्डिंग चेंज की जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी संख्या बढ़ गई है। उनकी संख्या बढ़ने की वजह से अब ये मुद्दा आ गया कि कैसे हम लोगों को अपने कंट्री में उनकी जो संख्या है उनके लिए एक जगह बनानी है बैठाने की। बढ़ी नहीं है, मतलब बढ़ाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी पड़ेगी पार्लियामेंट के अंदर में। तो इसके चलते बैठने की जगह भी होनी चाहिए, और बिल्डिंग पुरानी हो गई है तो उसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक और छोटी सी बात, पहले हम लोग 26 जनवरी जो है वो 14 जनवरी से सेलिब्रेट किया करते थे, 24 जनवरी से स्टार्ट किया करते थे। अब 23 जनवरी से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ये याद रखेगा। और सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर, क्योंकि इनकी बर्थडे 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड याद रखेगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड, यानी कि आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में जो अवार्ड दिया जाता है वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो इंसान डिजास्टर को मैनेज करने का काम करता है उसमें कंट्रीब्यूशन देता है, इसके नाम पर अवार्ड का नाम यहां पर रखा गया है, ठीक है। तो ये इनसे रिलेटेड है जो कि याद रखेगा। इन्हीं से रिलेटेड 2 म्यूजियम आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो रिसेंटली अभी यहां पर सेटअप किए गए। एक तो रेड फोर्ट के अंदर यानी कि लाल किले के अंदर, और दूसरा है विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के अंदर। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और इनके बर्थडे के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा, एक दिवस का नाम दे दिया गया है इनके बर्थडे को। ये सारी बातें जो भी मैंने बोली हैं पीपीटी में मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। आप लोग लेक्चर को अच्छे से सुनते रहो और मजा लेकर आगे बढ़ते हो, ये काम आप लोग करना है, ठीक है। तो सारी चीजें पीपीटी में मैंने प्रोवाइड करा दी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। फिर वो ये मत बोलना कि पढ़ाया नहीं था, बताया नहीं था। बताया था भाई साहब, आप लोगों ने रिविजन नहीं किया है, और रिविजन नहीं करोगे तो फिर सिलेक्ट भी वहां पर अपने आंसर भी नहीं दे पाओगे अच्छे से, ठीक है। एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए यहाँ पर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू मनोज।
इनका सिलेक्शन जो बीपीएससी जो 66 था उसमें इनकी 165वीं रैंक थी यहाँ पर। ये 2016 से एसएलवी फैमिली के साथ में रेगुलर जुड़े हुए हैं ये। और हिंदू एनालिसिस यानी कि जो ये एनालिसिस है इसका पार्ट बेसिकली ये डेली इनकी लाइफ का पार्ट बना हुआ था। इनके द्वारा अपना नंबर भी दिया गया, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब भी सिलेक्शन होता है ना कहीं पर, आप लोग मुझे मेल करते हो तो अपना नंबर जरूर दिया करो, ताकि जब भी मुझे टाइम लगे मैं आप लोगों से बात कर सकूं। कॉल जरूर आएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूं। अभी नहीं पर बाद में आएगा, पर लेकिन जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी नंबर मेरे पास में रहेंगे तो आसानी रहेगी मुझे कनेक्टिविटी आप लोगों के साथ में करने में। तो सिलेक्शन के टाइम पर जब भी कोई मेल आप लोग करते हो तो नंबर जरूर दे दिया करो। तो इनके द्वारा अपना नंबर भी दिया गया था, जो मुझे अच्छा लगा। कई सारे बच्चे भूल जाते हैं। और ये इनकी मार्कशीट है। अगर बीपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और एक मोटिवेशन का सोर्स भी है कि आप लोगों को खुद दिख रहा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट खुद आप लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने भी ये चीज़ें फॉलो की हैं। आप लोग खुद देखिए ना कितनी सारी चीज़ें इसके अंदर। डेली अगर आप लोग जो आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को 2-2 3-3, जो आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। पर्सन इन न्यूज़, मैथ बेस्ड क्वेश्चन, आंसर राइटिंग के लिए जो वोकैबुलरी वगैरह भी आप लोगों की इंप्रूव हो रही है। इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि और भी बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखी जा रही है। आज एक आर्टिकल जो इतना शानदार है, सुनकर आप लोगों के चक्षु खुल जाएंगे। डिटेल में डिस्कस करूंगा। वो आर्टिकल है किसके बारे में? एलजीबीटी के बारे में। उसको आप लोगों को स्किप नहीं करना है, पूरा आर्टिकल सुनना है। एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा करप्शन के बारे में, वो आर्टिकल भी स्किप मत कर देना जरा सा भी। और एक आप लोगों को देखने को मिलेगा पोल्यूशन के बारे में, खासकर कोयले से रिलेटेड जो चीजें चल रही हैं। ये आर्टिकल काफी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो एक एक आर्टिकल अच्छे से आप लोगों को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। Operation London Bridge. That's the code name given to the plan in place for the days and weeks after Queen Elizabeth II's passing. The Queen has been sitting on the royal throne since 1952. That's the longest reign of any monarch in British history. And during that time, she's seen over a dozen UK Prime Ministers, nearly 20 Summer Olympics, and over half a dozen popes. The Queen is the cornerstone to the Commonwealth, the patron to almost 600 organisations and charities, and plays a pivotal role in the UK's alliance with many countries. So her passing will bring about a lot of change. Not just for the United Kingdom, but potentially the world. दोस्तों मुझे मॉर्निंग में ही पता चला कि अभी रिसेंटली यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ की जो है वो डेथ हो गई है यहाँ पर, जो कि 96 ईयर की थी। यानी कि पूरी वो 96 साल होकर अपनी ज़िंदगी को शानदार तरीके से जो उन्होंने जिया, और उसके बाद में ये अब हमारे बीच में नहीं रही। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक के जितने भी मोनार्क हुए हैं, मोनार्क मतलब राजा रजवाड़े यहाँ पर ब्रिटेन के अंदर में, सबसे लंबे समय तक ये रूल करने वाली जो महारानी बनकर गई है। दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर इनकी जो नज़रों के सामने से गए, और अब की बार जो लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है उनका नाम आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। उनको इन्होंने रिसेंटली अभी जो है उनको अपॉइंट किया। तो ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं कि जो अभी चुनकर आई प्राइम मिनिस्टर, उनको ये अपॉइंट कर कर गई, यानी कि अपना काम जो है जाते जाते भी कंप्लीट कर कर गई। तो ये काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर ये। तो ये अब हमारे बीच में नहीं रही। तो हल्का सा आइडिया इनके बारे में कम से कम आप लोग रखिएगा। तो यहाँ पर ये आप लोगों को यूके की प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेगी। तो अभी जो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में चीज़ें दिखाई, जो वीडियो दिखाई वहाँ पर, तो उसमें ऑपरेशन का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। वो ऑपरेशन पर्टिकुलर एक कोड है। जब यहाँ पर महारानी जो निकल गई यानी कि चल बसी, तो यहाँ पर उसके बाद में एक प्रॉपर ऑपरेशन चलाया जाता है। वो ऑपरेशन यहाँ पर पूरा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यूके के अंदर, और इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर महारानी को मानते थे। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये एक तरीका ऐसा है जैसे कि हमारे देश में भी ये बोला गया था कि आप भी अपना संविधान बना लो, पर लेकिन हेड ऑफ द स्टेट जो है वो महारानी को मानो। हम लोगों ने बोला भाई साहब अपना संविधान मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, हम लोग पता चला आज की डेट में गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर हम लोग जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग वो बात उस टाइम पर मान लेते तो रानी का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते। तो 200 साल तक जो हमारे ऊपर अंग्रेजों ने रूल किया है, वो उसकी छाप आप लोगों को हमेशा देखने को मिलती, जिसको अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो हटाते जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर ही बताया था। तो चलिए कोई नहीं, इनकी आत्मा को शांति मिले, और आप लोग जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस करो अच्छे से। तो ये एक पर्सन इन न्यूज़ में भी आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। इनको पहचानो आप लोग कौन है। रिसेंटली अभी ये पूरा ट्रेंड कर रहे थे, तो इनके बारे में आप लोग बताइए, ठीक है।
एक है आज का इंपॉर्टेंट डे, आज है 9 सितंबर। 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन फ्रॉम अटैक। बहुत इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, क्योंकि एजुकेशन को अटैक, जो भी कोई अटैक होता है उससे प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। आप लोग ना खुश नसीब हो भाई, आप लोग इंडिया यानी कि भारत के अंदर पैदा हुए हो, क्योंकि आप लोग एक ऐसे देश में पैदा हुए जहां पर एजुकेशन का मतलब समझा जाता है। हमारा देश जो था उसको विश्व गुरु बोला करते थे, आज फिर हम लोग उसी पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक ऐसे देश से आप लोग आते हैं जहां पर एजुकेशन यानी कि शिक्षा जो टीचर जो है, जो एक तरीके शिक्षक जो है, उसका समाज में सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। एक ऐसे देश से आप लोग आते हैं। वरना कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। अफगानिस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान में चले जाओ, वहां पर स्कूलों के अंदर जो है बैठने की कंडीशन नहीं है। ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे पहले स्कूलों को तोड़ा जाता है। रीजन क्या है? किसी भी कंट्री का अगर स्कूल आप लोगों ने बर्बाद कर दिया तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि उस कंट्री की नींव आप लोगों ने हिला दी। अब कोई भी चीज जो है आप लोग करने की जरूरत नहीं है। तो ये याद रखिएगा। थीम भी इसलिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रखी गई है, इंप्लीमेंटिंग द स्कूल सेफ्टी। ए पॉलिसी के तौर पर कह रहे हैं कि इसको पॉलिसी के तौर पर करो एज ए टूल टू प्रोटेक्ट द एजुकेशन फ्रॉम अटैक ओवर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसी एक का काम नहीं है, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन को आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है। तो एजुकेशन जो आप लोग के माँ बाप जो है, मम्मी पापा जो है, आप लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोग एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये आप लोग देखिए। और टीचर से जब बात याद आई, एक बच्चे के द्वारा ही बड़ा ही प्यारा सा मतलब एक पेंटिंग बनाई गई थी टीचर्स डे पर। हालांकि सारी पिक्चर्स जो है मैंने आप लोगों को वीर तालियान के नाम से फेसबुक पर जो पेज है वहां पर मैंने सारी मैक्सिमम डाल दी थी। सारी तो नहीं, खैर पॉसिबल नहीं है डालनी, बहुत सारी थी, बाद में बहुत सारी आई, पर लेकिन जितनी डाल पाया उसमें से काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इसमें देखो यहाँ पर इनके द्वारा जो गुरु और बेसिकली शिष्य यहाँ पर बनाया गया है, ये मुझे काफ़ी एक हार्ट टचिंग लगा। हालांकि कईयों ने यहाँ पर इनकी मजाक बनाई कि ये क्या बना रखा है, समझ में नहीं आ रहा है। यार समझो तो सही, इंसान ने कम से कम एटलीस्ट ट्राई किया। तो कोई आंसर लिखने के लिए ट्राई कर रहा है, कोई किसी चीज़ को ट्राई कर रहा है, तो यार उसको अप्रिशिएट करो, पीछे मत ढकेलो। ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बात हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। कभी भी किसी इंसान को पीछे नहीं ढकेलना है, हमेशा उसको सपोर्ट करना है। तो ये आप लोग हमेशा गांठ बांध लो इस चीज़ को। इंटरेस्टिंग कोटेशन है, आंसर लिखने के लिए भी आ सकता है आप लोग, क्वेश्चन भी डायरेक्ट, और इसी के साथ में ऐसे भी लिखने के लिए आ सकता है। अब की बार के ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे, सारे के सारे कोटेशन बेस्ड थे, किसी के द्वारा कोटेशन बोली गई, बड़ी बड़ी शानदार है। साइंस के बारे में या फिर रिलीजन के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये वहां पर आप लोग चिपका सकते हो, मतलब इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। बोला गया साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, यानी कि एक तरीके झूठा है, आप लोग बोल सकते हो। बिना साइंस जो है, बिना रिलीजन के जो है वो सही नहीं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। या फिर यहां पर बोला गया कि बिना धर्म बिना विज्ञान के लंगड़ा है, यानी कि सही नहीं चल पाएगा। और रिलीजन विदाउट साइंस अंधा, यानी कि ब्लाइंड है। इनके अगर रिलीजन के अंदर साइंस नहीं है, फालतू की बातें बोली जा रही हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है भाई साहब, वो तो लोगों को बर्बाद कर देगा। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई आइंस्टीन साहब के द्वारा। तो काफ़ी शानदार कोटेशन है, इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि रिलीजन में साइंटिफिक चीज़ें ढूंढो। रिलीजन के नाम पर कई बार लोग जो है वो लड़ने लगते हैं। कोई भी रिलीजन आप लोग को आपस में नहीं लड़ाता है, उसको जो उसके ठेकेदार बनकर बैठ जाते हैं वो आपस में लड़ाते हैं अपना फायदा उठाने के लिए। तो आप लोग एक पढ़े लिखे इंसान हो तो हमेशा रिलीजन पे गर्व करो। आप लोग जिस भी धर्म से आते हैं उस पर गर्व करो कि हाँ हम लोग इस धर्म से आते हैं, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे के धर्म को गाली दो। कभी भी किसी का धर्म ये नहीं बताता है कि दूसरे के धर्म को नीचा दिखाओ। और ये चीज़ें हम लोग को हमेशा अप्रिशिएट करनी चाहिए कि हम लोग एक ऐसे देश से आते हैं, ऐसी संस्कृति से आते हैं कि हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर में सर्वधर्म संभव है। ये ऐसा एक स्वर्ग है इस धरती के ऊपर, तो इसको हमेशा गर्व फील करो इसके ऊपर। सारी कोटेशन, सारी पीडीएफ, टोटल जो भी पूरा डिस्कशन होता है ये आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाता है। टेलीग्राम से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, सारी की सारी पीडीएफ इकट्ठी मिल जाती है आप लोग को। SLV पीडिया के नाम से टेलीग्राम है, जब 45,000 के करीब मेंबर जुड़े हैं। नोट्स मिल जाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ये आप लोग जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आंसर राइटिंग ग्रुप तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। एक दूसरे के आंसर आप लोगों को जरूर रिव्यू करने हैं, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि 95% से भी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको ये जो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर LGBTQIA इसके बारे में नहीं पता होगा। अगर आप लोगों को पता है, जिसको लगता है कि हाँ हम लोगों को पता है, तो वो नीचे बता सकता है कमेंट बॉक्स में कि इनका मतलब क्या होता है। एक एक शब्द लिखना और उसका एक्सप्लेन करना एक एक लाइन में कि इसका मतलब ये होता है। और अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये टॉपिक आने वाला है यहाँ पर, इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है कन्वर्जन थेरेपी। ये जो कन्वर्जन थेरेपी है ये क्या है? LGBT जो कम्युनिटी है इसके बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। तो ये कई रीज़न की वजह से न्यूज़ में रहती है। वो सारे रीज़न क्या हैं यहाँ पर?
ये जो टॉपिक है कहाँ कहाँ कवर किया गया वही मैं बताऊंगा। इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट भी है हमारे देश में जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हैं, अब उनके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन भी आप लोगों से अटेम्प्ट कराऊंगा जो कि ऑलरेडी एग्जाम में यहाँ से पूछा जा चुका है। यानी कि आज ये टॉपिक सुनने के बाद में आप लोगों को ऐसा फील होगा कि आप लोग चाहो तो ये टॉपिक जाकर किसी को पढ़ा सकते हो। इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर लेकिन ध्यान से थोड़ा सा आप लोगों को भी सुनना होगा, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर इस चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, ये जो टर्म यहाँ पर लिखी हुई है, अगर इनके बारे में कोई नॉर्मल तरीके से आप लोगों से पूछे, एक आप लोगों ने सुना होगा कि यार एक लड़का है और एक लड़की है। अब तक तो यही चलता था, फॉर्म भी आप लोग भरने जाते थे एग्जाम का, आप लोगों को लगता था अच्छा मेल लिखा है फीमेल लिखा हुआ है, मैं मेल हूँ वो फीमेल है, जिसने मेल भरा वो मेल है, जिसने फीमेल भरा फीमेल है। ये चीज़ें आप लोगों ने अब तक देखी हैं, ये अब तक हुआ करती थी। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ये जो हम मेल और फीमेल लिखते थे उस टाइम पर ये कम्युनिटी नहीं थी, ये कम्युनिटी थी, पर लेकिन ये दुनिया के सामने नहीं आती थी, या फिर आप लोग बोलो कि ये जो भी अंदर से अपना फील करते थे ये उसको एक्सप्रेस नहीं करते थे। मतलब क्या है इसका मतलब मैं बड़ी आसान शब्दों में आप लोगों को समझाऊंगा। नॉर्मल तरीके से जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उसमें आप लोगों को दो तरीके के लोग देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो मैं तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक साइड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे हिट्रोसेक्सुअल, इसको हिट्रोसेक्सुअल बोलते हैं, या फिर विषम लैंगिक भी आप लोग बोल सकते हैं। हिट्रोसेक्सुअल मतलब एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे की ओर को अट्रैक्ट होते हैं। इसी के चलते हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। तो इसका मतलब ये कि अगर एक लड़का एक लड़की को देखकर अगर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, उसके अंदर फीलिंग नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसके शरीर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है, ये अपने आप इंसान जो है उसके अंदर ये फीलिंग आती है। तो यहां पर अगर बात करें लड़का और लड़की अगर आपस में फीलिंग आ रही है और वो एक दूसरे के साथ में किसी भी तरीके से कनेक्टेड होते हैं, जैसे आगे चलकर अगर आप लोग देखो शादी होगी तो आप लोग के बच्चे होंगे, तो यहां पर ये इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि एक लड़का और एक लड़की के साथ में मिलने के बाद में फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद में तो ये चीजें प्रोसीजर आगे चलता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब जानते हैं। लड़के का जो सिंबल होता है नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा या फिर कहीं लिखा हुआ देखा होगा, तो ये लड़के का सिंबल दिखाया जाता है। ठीक है, इसको मंगल ग्रह भी बेसिकली बोलते हैं, मंगल ग्रह से इसको प्रस्तुत करते हैं। जब लड़की के सिंबल के बारे में आप लोग बात करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाया जाता है, इसको शुक्र ग्रह भी बोला जाता है। यहां तक तो एक नॉर्मल सी बात है, ये हम लोगों ने बात कर ली एक नॉर्मल सोसाइटी की। भाई साहब एक लड़का है और एक लड़की है, उनकी शादी हो गई, जिंदगी आसानी से चल रही है, आगे बच्चे बच्चे हो रहे हैं, सब चीजें सही चल रही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अब जो दिक्कत स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होते हैं यहां से आगे। यहां से आगे क्या दिक्कत होती है? यहां से आगे दिक्कत होती है यहाँ पर जिसको हम लोग नॉर्मली अगर आप लोग बोलेंगे जो सिस्टम स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं, फिर यहाँ से LGBT जो कम्युनिटी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें कुछ कैटेगरी यहाँ पर डिवाइड कर दी गई है। नॉर्मल भाषा से अगर थोड़ा सा आगे चलें तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्चुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर, तो ये इनका मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को काफी आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप लोग कभी भूलोगे नहीं। तो यहां पर अगर लेस्बियन शब्द यहां पर यूज कर लिया गया है तो इसका मतलब यह है कि एक लड़की दूसरी लड़की से प्यार करती है, एक लड़की दूसरी लड़की को लेकर उसके मन में फीलिंग आती है। यानी कि अगर यहां पर एक लड़की है और एक लड़की है, उनको आपस में अगर एक साथ छोड़ो तो वो अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। पर लेकिन फिर भी यहां पर ये कम्युनिटी थोड़ा डिफरेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि नेचुरल तरीके से अगर देखा जाए इनके अंदर फीलिंग लड़की से लड़की को लेकर आ रही है, पर लेकिन लड़की और लड़की जो है नॉर्मल अगर भाषाएं बोले तो ऐसा नेचर ने नहीं बना रखा है कि वे आपस में एक दूसरे के साथ में बच्चा पैदा कर सकती हैं। नेचुरली ऐसा नहीं होता है। आप लोगों ने अगर इसको देखो फोर सेम कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जब लड़का और लड़का आपस में एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हैं तो उसको हम लोग गे बोल देते हैं। तो गे में क्या होता है? गे में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा लड़का और लड़का है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को एक तरीके से देखने में लग सकता है कि अननेचुरल है उन लोगों को जिनको उस तरीके की फीलिंग नहीं आती है। देखिए पूरा खेल यहां पर फीलिंग का है। आप लोग फीलिंग के बेस पर इंसान क्या क्या नहीं कर जाता है इस दुनिया में। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पेरेंट्स के लिए हमारे मन में रेस्पेक्ट की फीलिंग आती है, तो कहीं अगर जमीन पर उनका फोटो भी पड़ा होगा ना तो भाई साहब हम उस पर पैर नहीं रख सकते। ठीक है, हम उसको तुरंत उठा लेंगे और कोई रख भी दे तो उसकी टांग काट देंगे। मतलब इतना गुस्सा आ जाएगा एकदम कि मेरे मम्मी पापा की फोटो पर तूने पैर कैसे रख दिया। भाई साहब सर कट जाना है वहां पर। ठीक है, वो गदर मूवी वाला जो नल उखड़ जाना है वहां पर जरा सी देर में, तो कंडीशन बन जानी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये फीलिंग तो है हमारी रेस्पेक्ट की फीलिंग जो आती है अपने मम्मी पापा के लिए, तो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां तक समझ में आ गया। यहां पर दिक्कत क्या है? अगर आप लोग एक लेस्बियन लड़की को एक गे लड़के के साथ में बोलो शादी करवा दो
तो इनडायरेक्ट वे में बोलो तो आप लोगों ने दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि उनकी फीलिंग ही नहीं आ रही एक दूसरे के साथ में। जब फीलिंग नहीं आ रही तो उनका परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए कोशिश ये की जाती है, अब सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट कई सारे आ रहे हैं, और विदेशों में तो बड़ा नॉर्मल है कि लेस्बियन और जो गे हैं वो एक दूसरे के साथ में शादी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के मन में एक विचार आ रहा हो क्या भाई साहब लेस्बियन और गे का शरीर जो है कुछ डिफरेंट होता है, नहीं, शरीर ऐसा ही होता है जैसा हमारा है। मैं लड़का हूं, मेरा शरीर जैसा होगा, कोई लड़की है उसका शरीर जैसा होगा, बिल्कुल वैसा ही नेचुरल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जो उनका फीलिंग वाला खेल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इनकी जहां फीलिंग नहीं वहां पे कुछ भी नहीं। तो फीलिंग की सबसे बड़ी यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक कंडीशन होती है। तो यहां पर इसीलिए बोलते हैं कि अगर लेस्बियन लड़की है या फिर गे लड़का है तो उनको उसी के साथ में जाना चाहिए। अभी कई सारी मूवी हमारी सोसाइटी में ऐसी देखने को मिली है। किसी मूवी का नाम बताओ, याद आ रहा है अभी? आयुष्मान खुराना वाली मूवी तो वो मूवी आप लोगों ने देखी तो उसी पैटर्न पर वो बनी है। अब यहां तक तो समझ में आ गया। एक टर्म है यहां पर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल टर्म क्या होती है, ये थोड़ी सी आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलेगी। मतलब डिफरेंट क्या, बाइसेक्सुअल एक ऐसा इंसान होता है, लड़का भी हो सकता है और वो लड़की भी हो सकती है, जिसके सामने मान लीजिए एक लड़का है, अब उसको लड़के को भी देखकर उसको प्यार हो जा रहा है और लड़की को भी देखकर प्यार हो जा रहा है। यानी कि वो एक तरीके से ऐसा इंसान है, उसे जेंडर से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो किसी के साथ भी फीलिंग जो है उसकी अटैच हो जा रही है, फिजिकल रिलेशन वो आसानी से बना ले रहा है। ठीक है, सेम कंडीशन लड़की की है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है सामने लड़की है या फिर लड़का है, वो उसके साथ में कनेक्ट हो जा रहे हैं और अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं और फिजिकल रिलेशन भी कर लेते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी कि ये उनके अंदर से है ऐसा। आप लोगों ने देखा होगा, अगर एक नॉर्मल अगर बोला जाए जिसके मन में ऐसी फीलिंग नहीं है, एक लड़का है उसको बोले कि एक लड़के के साथ में मतलब तुझे प्यार करना है, तो वो एक तरीके से बिल्कुल बोला क्या बात कर रहे हो, आप लोग बैठे हैं, एक गाड़ी है उसमें कई सारे लड़के बैठे हैं, ठीक है, किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, तो कोई नहीं है फालतू की बातें करेंगे, कभी कुछ बोलेंगे अरे यार स्कूल में कॉलेज में ऐसा हो, मतलब फालतू की नहीं, मतलब एक तरह से एंजॉय करेंगे, उल्टी सीधी बातें उठाएंगे, कुछ भी कभी कुछ करने लगेंगे, मस्ती करेंगे पूरा, ठीक है। पर लेकिन अगर वो नॉर्मल लड़का है और वहां पर कोई लड़की भी बैठी हुई है तो सारे अपने आप को डिसेंट दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हाँ यार कुछ गलत ना लग जाए। तो क्या है, एक दूसरे के लिए फीलिंग रहती है वहां पर, लड़की के लिए फीलिंग आ गई वहां पर, जबकि लड़के बैठे थे फीलिंग नहीं। सेम कंडीशन आप लोगों को लड़की को देखने को मिलेगी, लड़कियां हॉस्टल में रह रही हैं बहुत सारी एक साथ में, ठीक है, तो अगर उसमें से कोई लेस्बियन नहीं है तो नॉर्मल लड़कियों की तरह रहेंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर लेकिन अगर लड़का और लड़की जो एक तरीके से अपोजिट जो एक तरीके से सेक्स है वो एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं तो वहां पर फीलिंग जनरेट हो जाती है, और ये नेचुरल है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। डॉक्टर के माने तो अगर ऐसा नहीं है तो तब अननेचुरल है, तो ये नेचुरल है, ये समझिएगा। यहाँ पर बाइसेक्सुअल में दोनों के लिए हो गए यहाँ पर, तो इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये जब मैंने कन्वर्जन थेरेपी के बारे में बात करी, उससे आगे अभी मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ। बाइसेक्सुअल के बाद में आता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जो आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, हम लोग कई बार बोलते हैं ये किन्नर है, या फिर आप लोग इसको हिजरा बोल देते हैं, या फिर आप लोग छक्का बोल देते हैं, कई बार सोसाइटी में आप लोगों ने सुना होगा। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको देखकर मुझे कई बार लगता है कि यार इसमें इन लोगों की क्या गलती है, मतलब जिस भी तरीके से हैं इसमें इनकी क्या गलती है। तो ये काफ़ी एक तरीके से गलत चीज़ें हैं अगर सोसाइटी में आप लोग इसको देखो, ये उनके हाथ की चीज़ थोड़ी ना यार, वो तो जैसे हैं ऐसे हैं, वो हमारी गलती है कि हम लोग उनको इस तरीके से देख रहे हैं। ट्रांसजेंडर में नॉर्मली अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को दो तरीके से चीज़ देखने को मिलेगी। हालांकि हमारे यहाँ जो टर्म है ट्रांसजेंडर, वो थोड़ी सी अलग तरीके से इस्तेमाल की जाती है। पहले यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो सोसाइटी में बोलते हैं वो डिफरेंट है, पर लेकिन रियलिटी में थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस नजर आएगा जो रियलिटी में होता है। वही हम लोग एक टर्म को बोल देते हैं कुछ भी, अच्छा ये है तो सब उसको वही बोलने लगते हैं। ट्रांसजेंडर होता क्या है बेसिकली, ट्रांस यानी कि उल्टा जेंडर, ये मतलब ये है कि उसकी बॉडी जो है वो मेल की है पर फीलिंग जो आ रही है उसके अंदर फीमेल की आ रही है, उसको हम लोग ट्रांसजेंडर बोल देते हैं। यानी कि उसकी बॉडी जो है वो फीमेल की है और उसको जो एक तरीके से फीलिंग आ रही है वो एक मेल जैसी आ रही है, यानी कि गलत बॉडी में गलत फीलिंग का आ जाना, इसको ट्रांसजेंडर बोलने लगते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इस तरीके कई सारे लोग सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, उसको बोला जाता है कि ये लड़की है पर लेकिन अंदर से उसको लड़की वाली फीलिंग आ रही है, या फिर बोला जाए ये लड़का है उसको अंदर से लड़की वाली फीलिंग आ रही है। तो इस तरीके की अगर सिचुएशन कहीं बनती है तो उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, उस जो ट्रांसजेंडर है अगर पता चले वो यहाँ पर मेल है तो कोशिश की जाती है कि वो अपने आप को फीमेल में कन्वर्ट कर ले, और यहाँ पर इसको कन्वर्जन थेरेपी बोलते हैं। तो ये जो कन्वर्जन थेरेपी यहाँ पर मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में चेंज करने वाली, इसी कन्वर्जन थेरेपी के बारे में मैं आप लोगों से भी बात करूंगा। ये ट्रांसजेंडर पर नॉर्मली अगर बात करें तो इंप्लीमेंट यहाँ पर की जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया बेसिकली इसके बारे में जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ट्रांसजेंडर
नॉर्मली जो हम लोग इसको किन्नर बोलते हैं ना, उसको आप लोग को इंटरसेक्स बोला जाता है, एक तरीके से बोला जाए। इसमें क्या रहता है, इंटरसेक्स वाले मुद्दे में ये रहता है कि हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है। उसके जो आप लोग बोल सकते हैं, जो उसके जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं, एक तरीके से गुप्तांग आप लोग बोल देते हैं हिंदी में, वो डेवलप ही नहीं हो पाते हैं। बस इतना होता है कि वहां से वो टॉयलेट कर पाते हैं, पेशाब कर पाते हैं, इसके अलावा वो डेवलप ही नहीं हो पाते हैं। जैसे मेल में और फीमेल में उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं जो डेवलप हो जाते हैं, वो इसमें डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम लोग इंटरसेक्स बोल देते हैं। यहां पर बॉडी के अंदर आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी कि उसके प्राइवेट पार्ट्स जो है वो डेवलप ही नहीं हुए हैं एज ए लड़का या फिर एज ए लड़की। जब वो बचपन में पैदा होता है या फिर होती है, तो डॉक्टर बोल देते हैं, जो भी डिफाइन कर देते हैं कि इसको लड़का मान लो या फिर लड़की मान लो, तो उसी तरीके से उसको कपड़े पहनाने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। तो ये आप लोगों को यहां पर डिफरेंस नजर आएगा। अब एक शब्द यहां पर आता है बाद में, एसेक्चुअल। एसेक्चुअल का मतलब क्या है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, या बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है उसका सेक्सुअल एक्टिविटीज में, उसको एसेक्चुअल बोल देते हैं। तो ये टर्म आप लोगों को कई बार देखने को मिलती है, इनमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो यहां तक का समझ में आ गया। एक टर्म बच गई अब जो आप लोगों को कई बार कंफ्यूजन में डालेगी, और अगर सर्च भी करोगे गूगल पर जाकर, तो ये एक ऐसी टर्म है, इसका ढंग से एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है विचित्र। विचित्र मतलब जो भी ये सारे टाइप्स मैंने आप लोगों को गिनवाए हैं ना, कई बार तो इन सारी कम्युनिटी को मिला के जो है वो क्वीर कम्युनिटी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने आप को नॉर्मल मानते हैं और इस कम्युनिटी को थोड़ा सा विचित्र की तरीके से सोसाइटी देखना स्टार्ट कर देती है, तो कई बार इनको विचित्र भी बोला जाता है। पर लेकिन रियलिटी में यहां पर ये है इसका मतलब क्वीर का, कि जो भी सारी जो सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया, LGBT, ये सारी जो आई या फिर ए, इनसे कोई हटकर कोई ऐसी एक पर्टिकुलर फीलिंग जो कि इनमें से किसी के अंदर भी डिफाइन नहीं की जा रही है, उसको नॉर्मली हम लोग क्वीर बोल देते हैं। यानी कि इन सब से भी ऊपर जाकर तो यहां पर क्वीर बोल देंगे। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये, जो ये शब्द यूज किए जा रहे हैं, ये कई जगह आप लोगों को अलग अलग तरीके से यूज होते हुए पाए जाते हैं, पर एक मोटा मोटा जो एक डेफिनेशन है वो मैंने आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश की है। अभी यहां पर जो कन्वर्जन थेरेपी है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, जिसके चलते आप लोगों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब मुद्दा क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूं। बोला जा रहा है कि ये जो कन्वर्जन थेरेपी है यहाँ पर LGBTQI या प्लस कम्युनिटी, इसमें और भी टोटल 11 तरीके की बोली जाती है इसमें, अलग अलग तरीके से, ठीक है। पर लेकिन जितना बताया वो आप लोग याद रखिएगा। बोला गया कि यहाँ पर नेशनल मेडिकल कमीशन के जो डायरेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर टू स्टेट मेडिकल जो काउंसिल को, कि कन्वर्जन थेरेपी जो कि काफी डेंजरस है उसको बैन किया जाए। यानी कि जो मेल से फीमेल या फिर फीमेल से मेल बनना चाहता है उसको रोका जाए, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। ये हमारे देश में अभी नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो डायरेक्टिव्स आए हैं। रीजन क्या है इसका? क्योंकि जब किसी, आप लोग खुद सोचो, आप लोग एक लड़का हो या फिर एक लड़की हो, अब आप लोगों का जेंडर जो है वो चेंज किया जाना है, ठीक है। तो आप लोगों की जो जेंडर चेंज किया जाएगा, बॉडी में कितने तरीके के जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किए जाएंगे, कितनी सारी जो आप लोगों को हार्मोन्स चेंज करने की आप लोगों को दवाइयां खिलाई जाएंगी, आप लोगों की बॉडी के पार्ट्स के साथ में भी छेड़खानी की जाएगी। तो वो सारा जो प्रोसीजर होता है वो काफी एक खतरनाक तरीके का प्रोसीजर यहाँ पर माना जाता है। यानी कि वो एक आसान प्रोसीजर नहीं है, उसकी वजह से उसको एक क्रुएल्टी की तरीके से देखा जाता है। जब इसको सर्च किया था मैंने गूगल में जाकर, तो उसको बड़े ही गलत तरीके से देख रहे थे। इवन इसको एक तरीके से हॉरिफिक बोला गया, यानी कि काफी डेंजर, काफी खतरनाक बोला गया, जो कि यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो डॉक्टर जो कन्वर्जन थेरेपी यहाँ पर यूज करते हैं कई बार LGBTQ कम्युनिटी के लिए, कि हाँ इनका जेंडर ट्रांसफर कर दिया जाए, फिर एक तरीके से जो भी चीजें यूज की जाती है जो थेरेपी इनके ऊपर, वो काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कई बार डालती है उनकी इमोशंस के ऊपर, उनकी बॉडी के ऊपर। तो ये गलत है, इसको बैन कर देना चाहिए। और यहां पर इसके ऊपर अभी यहां पर ये पर्टिकुलर डिसीजन आया है। तो यहां पर ये पर्टिकुलर डिसीजन निकलकर कहां पे आया? अगर बात करें 2021 में जस्टिस N आनंद वेंकटेश जो मद्रास हाई कोर्ट के थे, उनके द्वारा यहां पर जो बेसिकली इसके ऊपर इंटरिम गाइडलाइन के बारे में बात की थी, जो कि यहां पर यूनियन और स्टेट जो यहां पर खास बात करें सोशल वेलफेयर जो मिनिस्टर उनके द्वारा, जब यहां पर यह मुद्दा निकल कर आया कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रखा जाए अगर कोई भी ऐसी कम्युनिटी होती है। तो मतलब कहने का यह है कि यहां पर सोचना पड़ेगा, अगर किसी को इस तरीके की थेरेपी से होकर गुजरना पड़ रहा है, वो सही तरीका यहां पर नहीं है। ये इनके द्वारा यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कई बार तो ये बचपन से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। कोई बच्चा है मान लीजिए, ठीक है, उसके प्राइवेट पार्ट जो है किसी तरीके है, तो बचपन में ही उसको, बच्चे को तो ज्यादा पता नहीं है, पता चला पेरेंट्स ने जो है उसका वो कन्वर्जन का सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, क्योंकि अगर वहां पर बच्चे को बॉडी के अंदर से उसको फीलिंग कैसी आ रही है, पेरेंट्स को तो पता नहीं है स्टार्टिंग में, और उन्होंने उसका कन्वर्जन करा दिया दूसरे किसी जेंडर में, तो पूरी जिंदगी उस इंसान को जो है वो दिक्कत होने वाली है। तो इसी के चलते यहां पर ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो यहां पर जो पेरेंट्स हैं
उनको भी यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने की बात की गई है, ताकि आगे चलकर कोई ऐसी दिक्कतें देखने को न मिले। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, तो इसके बारे में आप लोग पूरा याद रखिएगा। तो हेल्थ के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के साथ में। अरे हाँ एक इंटरेस्टिंग बात याद आ गई, मैंने ना फिलहाल अपनी टेबल के ऊपर एक गिलास रख रखा है, उसमें पानी है। तो बेसिकली क्या होता है, जो स्टील का गिलास है, तो मैंने कल पानी पिया तो फिर मैंने उसको रख दिया, क्योंकि गला कई बार सूख जाता है। ठीक है, बोलते बोलते धसका सा लग जाता है, खांसी सी आ जाती है। तो एक जो एसएलवी फैमिली मेम्बर है, उनके द्वारा कमेंट किया गया, कह रहे सर पिछले 3 साल से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, पहली बार मैंने आपकी टेबल पर कप देखा तो यार मैं चाय नहीं पीता हूँ, ये रियलिटी है। ठीक है, चाय पिए हुए मुझे मतलब पता नहीं कितने महीने हो जाते हैं। अगर मैं मान लीजिए मतलब कहीं जाता हूँ, वहाँ पे पता चला पिला दी किसी ने कि हाँ ठीक है चाय पी लेते हैं, तो एक अलग बात है। वरना नॉर्मल जिंदगी में मुझे चाय पिए हुए फिलहाल अगर प्रेजेंट टाइम पे मैं बात करूँ तो सालों हो गए हैं, मतलब सालों नहीं मतलब महीनों हो गए हैं, लगभग 7-8 महीने हो गए होंगे मुझे लग रहा है। घर भी जाता हूँ तो वहाँ पर भी नॉर्मली कि हाँ इतने दिनों बाद आए कि चाय वाय तो बाहर पीते रहते हैं, दूध पियो दही पियो आराम से, तो वो चलता रहता है। और चाय में ऐसा भी नहीं कि मतलब मैं कुछ चिढ़ता हूँ चाय से। जब घर पे गांव में रहा करते थे पहले, तो आप लोगों को पता है जब चाय पीते हैं और शाम की रखी हुई रोटी को गर्म करके सुबह चाय के साथ में खाते हैं, वो वैसा मस्त लगती थी। ठीक है, बस अब वही है कि उतना वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बिजी हो जाता है इंसान चीज़ों में, तो एक अलग ही पैटर्न चल जाता है। वरना ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं आज भी बैठ के खाऊंगा, मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से उसको खाता हूँ। जैसे घर पे जाओगे जब आप, तो नहीं होता है गाँव में अगर देखोगे तो मक्खन होता है, दूध को जब बिलवाया जाता है उसमें से जब घी निकलता है, मक्खन होता है वो। तो शाम की रखी हुई रोटी को गर्म करो, फिर उसके ऊपर मक्खन लगाओ और फिर उसको मोड़ के चाय के साथ में खाओ। ठीक है किस किसी ने ये ट्राई किया है? ठीक है, देखो मुझे तो बड़ा मस्त लगता है यार, ट्राई कर लेना, अगर अच्छा लगे तो सही है, वरना बुरा लगे तो ये मत बोलना सर ने क्या खिला दिया। ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, तो वो अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में पूरा एक आर्टिकल है जिसको आप लोग समझ सकते हैं। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में आप लोगों को पूरी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी, तो इसके बारे में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, टॉपिक यहां तक खत्म हो जाता है। अभी आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। ठीक है, यहां पर बात की जा रही है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमारे देश में ये केस पहुंचता है कि यार अगर कोई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में आता है, तो यार वो मतलब हिजरा है, किन्नर है, जो भी आप लोग बोलते हो, या फिर उसके प्राइवेट पार्ट जो है वो डिफाइन नहीं किए गए हैं, तो वो इंसान की क्या गलती है? वो तो नेचुरली है यार, उसमें उसकी क्या गलती है? हम लोगों ने उसको जो है सोसाइटी में इंक्लूड ही नहीं कर रखा है। भीख मांगे तो ये कह रहे हैं भीख क्यों मांग रहे हो, कहीं वो काम करने जाए तो उसको काम नहीं देते हैं, ना उसके लिए कोई रिजर्वेशन है, ना प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें उसकी क्या गलती है? तो ये काफी लंबा केस चला और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है, यानी कि बहुत ही शानदार वाला जजमेंट। क्यों? क्योंकि इन्हें ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बता दिया, यानी कि 2 मेल और फीमेल तो तुम अपने आप को मान रहे हो ना, खुदे फिर रहे हो कि हाँ मेल है फीमेल है, भाई साहब इनको भी बोलो कि हाँ ये थर्ड जेंडर है, कि ये भी है सोसाइटी का पार्ट। इसीलिए जब आप लोग फॉर्म भरने जाते हो तो अब वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर जो भी आप लोग एजुकेशन या फिर जॉब लेने जाते हो, अब इनके रिजर्वेशन की बात की गई। हालांकि रिजर्वेशन तो प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा, पर थर्ड जेंडर यहां पर मान लिया और इनके फंडामेंटल राइट के बारे में भी बातें चल रही है और इसके ऊपर कानून भी आ चुका है। तो ये एक पॉजिटिव चीज आप लोग यहां से बोल सकते हो। ये जो 5 केस हैं यार, ये अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट हैं, इनसे कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है और इनका खेल आप लोगों को देखने को मिलेगा, बड़ा ही थोड़ा सा विचित्र सा है। एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं सेक्शन 377। सेक्शन 377 में ये बोला जाता है कि अगर मेल और मेल आपस में, यानी कि गे और फीमेल आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो उसको गलत माना गया और उसके चलते उसको क्रिमिनल एक्टिविटी में डाल दिया। यानी कि सेक्शन 377 जो है वो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी में डाल दिया कि यहाँ पर ये जो है इंडियन पिनल कोड के तहत यहाँ पर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में है, और ये एक तरीके से कॉलोनियल यानी कि अंग्रेजों के द्वारा रूल किया गया, उसका एक रिजल्ट यहाँ पर बोलते हैं। अब दिल्ली के अंदर यहाँ पर जब कोर्ट में यहाँ पर ये डिसीजन गया, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पर सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। यानी कि अगर कोई इंसान है, उसकी जिंदगी है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। और जब संविधान के अंदर जाते हो पार्ट 3 में, तो फंडामेंटल राइट है, आप लोगों को पता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का क्या बोलते हैं हमको, वो ये बोलते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हैं। और आर्टिकल 21 तो बोलता है कि भाई साहब हम लोग जिंदा हैं, राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो हमको अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का भी अधिकार है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करोगे यहाँ पर, ये जो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया, ये केस पहुंचता है फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2013 में, और इसको सुरेश कोसाल जजमेंट बोलते हैं। तो ये बोलते हैं भाई अगर तुमने इनको अलाउ कर दिया इस तरीके से जिंदगी को एंजॉय करने के लिए, तो हमारी सोसाइटी, हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी? ये तो बिल्कुल गलत चीज हो जाएगी।
तो यहां पर क्या किया गया, सेक्शन 370 को, सेक्शन 377 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो सही है, उसको डीक्रिमिनलाइज नहीं किया जाएगा। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के अपोजिट में चला गया यहां पर कोर्ट, और ये मामला जो है यहां पर निपट गया, काम खत्म हो गया। अब प्रोसीजर आगे चलता है, उन्हें कहते हैं कि इंतजार करो कुछ और बदलेगा, जिंदगी चलती रहती है, कुछ अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा निकल कर। तो फिर क्या आता है, एक केस आता है जिसको बोलते हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस। ये वही केस है जिसमें अभी मैंने बताया कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बता दिया और उनकी खुद की आइडेंटिटी जो है उनको खुद अधिकार है। जैसे मैं मेल हूं, मुझे कहीं जाके बताना नहीं पड़ता है मैं मेल हूं, लगा है भैया मेल है ये, ठीक है। फीमेल है कोई तो उसको जाना है कि फीमेल है, फॉर्म भर रहे हैं तो अपने आप भर देते हैं, किसी पूछते नहीं है भाई मेल भरू फीमेल भरू। कभी ऐसा हुआ है कि कॉलम आ गया उसमें मेल और फीमेल का, घर फोन करके पूछ रहे हैं कि मम्मी फीमेल भरू या मेल भरू, इसमें हुआ है कभी? नहीं हुआ ना, पता है आप लोगों को। ऐसे ही थर्ड जेंडर को भी अधिकार दे दिया कि भाई साहब तुमको पता है, ठीक है। तो ये तीसरा केस यहां पर निकल कर आया। ये आंसर राइटिंग में भी यूज करोगे ना, एक बहुत ही अच्छे वाले नंबर मिलेंगे। फिर एक केस आया 2017 में, तो मैं इतना बोल चुका हूं, आप लोग अब सोते सोते भी इसका नाम ले दोगे, केस पुत्तास्वामी केस 2070, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, ये अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा प्रीलिम्स के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, इतना पिद्दी सा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि यूपीएससी आप लोगों को डराती है, यूपीएससी बस आप लोगों के माइंड की स्टेबिलिटी चेक करती है। जिसने माइंड पे काम कर लिया वो गेम जीत गया। आप लोग खुद सोचो, एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है और एक आदमी रिक्शा चला रहा है, उनमें डिफरेंस क्या है? दोनों में पैदा तो दोनों एक ही जैसे से हुए, दोनों को वही हवा पानी खाना मिल रहा है, पर लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सोच का, माइंड का सोच है, पूरा पूरा सोच का खेल है पूरा, कि एक आदमी प्राइम मिनिस्टर बन गया और दूसरा ऐसे है। तो हमेशा अपने दिमाग को इस्तेमाल करना सीखो, तो सही जगह पर सही टाइम पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। तो ये राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। अब यहाँ पर ये जो जब दो चीजें हो गई कि 2014 में ये यहाँ पर ये आप लोगों को जेंडर थर्ड जेंडर मिल गया और यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दिया, तो फिर अब फिर से इस केस पर पहुंच गए कि भाई साहब अब ये बताओ, जब राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, अब एक लड़का या फिर एक लड़की आपस में क्या कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी वो क्या कर रहे हैं, तो आप लोग कौन होते हो इंटरफेयर करने वाले? तो यहां पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए, रेफरेंस लेते हुए, नवतेज सिंह जौहर का केस आया 2018 में। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीजन दिया था उसको उलट दिया और यहां पर सेक्शन 377 जो है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। यानी कि अब कोई भी डीक्रिमिनल की एक्टिविटी में यहां पर नहीं आएगा, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी यहां पर देखने को मिलती है, आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं आप लोग कुछ ऐसी बातें बताना चाहूंगा जो आप लोगों को समझना पड़ेगा और ये नॉर्मल लाइफ में भी आप लोग को बहुत काम आने वाली है। जैसे एक लड़का है और एक लड़की है, वो अगर आज की डेट में एक दूसरे को लाइक करते हैं और वो सड़कों पर चूमा चाटी कर रहे हैं, उल्टी सीधी कोई हरकतें कर रहे हैं, तो ये क्या अलाउ है हमारे देश में? ये हमारे देश में अगर एक लिमिट तक चीजें आप लोग गले मिल रहे हैं सही है और उसकी वजह से किसी के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, ऑब्सीन नहीं लग रहा है ज्यादा, तो ये अलाउ है। पर लेकिन पब्लिक प्लेस में आप लोग बोलो कि गाड़ी खड़ी कर कर आप लोग वहां पर गाड़ी के अंदर में कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, तो वो भी अलाउ नहीं है। आप लोग बोलोगे हमारी प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी में बैठे हैं हम लोग, अपना बेसिकली जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, पर लेकिन आप लोगों की प्राइवेट गाड़ी जो है वो पब्लिक स्पेस के अंदर में है, वो भी अलाउ नहीं है। हाँ, आप लोग अपने घर के अंदर जाकर या फिर किसी होटल के अंदर जाकर आप लोग अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हो ये कौन देखने आ रहा है? वो आप लोगों की प्राइवेसी हो गई। यहां पर प्राइवेसी है आप लोगों की और यहां पर आर्टिकल 21 आता है। ये जो क्वेश्चन है, एक जो बंदा था उससे इंटरव्यू में पूछा गया, समझ रहे आप लोग किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि कल को चलकर ये केस आता है निकल कर। आप लोग बोलोगे यार ये कैसे पूछ लिया, मतलब आप लोग अपनी गाड़ी में बैठे हो, उस क्वेश्चन ये था, एक मतलब जो वहां पर सामने बैठा बंदा उसने पूछा कि आपकी प्राइवेट गाड़ी है और वो सड़क पे खड़ी हुई है, आप उसके अंदर बैठकर कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो, तो क्या ये सही है? आपको अधिकार है, आर्टिकल 21 आपका यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इंटरव्यू में इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कि क्या जो आप लोग पढ़ रहे हो ये जजमेंट, इनकी प्रैक्टिकलिटी समझते हो आप? क्या जानते हो कि इसका मतलब क्या है, क्या चल रहा है? तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो ये कहने के लिए आप लोगों को बेसिकली ऐसी ऐसी चीजें, इसके अंदर मतलब बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसको आप लोग जितना अच्छे से समझोगे उतना कम है, बहुत सारी चीजें आप लोग समझ पाओगे। अभी मद्रास हाईकोर्ट ने यहां पर ये बोला है कि कोई भी अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी करता है, कन्वर्जन करता है, उसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो उसको रोको। क्योंकि आज की डेट में हमारी कंट्री में ऑलरेडी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कानून भी बना दिया गया है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, कल को क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूजन नहीं होना है और लिखने के लिए भी आए तो भी कंफ्यूजन नहीं होना है। बड़ा ही बेहतरीन सा प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं यहाँ पर।
और अभी एक बच्चे के द्वारा कमेंट किया गया था, ये कह रहा था कि सर आंसर बता दिया करो, मुझे दिखाई नहीं देता है, बस मैं लेक्चर सुनता हूँ। तो मुझे यार बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा सॉरी यार, मैं तो कल ये बोल दिया वीडियो के अंदर, मैंने कहा ठीक है वो ये बता दिया करूँगा, ठीक है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन तो कर ही देता हूँ आर्टिकल को, आंसर बता दिया करूँगा, ठीक है टेंशन मत लेना। बाकी पीडीएफ में सारी चीज़ें रहती हैं, आप लोग डाउनलोड कर लिया करो। सेक्सुअल कन्वर्जन थेरेपी के बारे में बात की जा रही है, तो बोला जा रहा है कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ये इंटरवेंशन है जो कि एम करता है चेंजिंग की सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल, इसके बारे में बात कर रहा है। बोला गया ये ओनली साइकेट्रिक ट्रीटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओनली शब्द लग गया यहाँ पर, आप रुक जाओ यहाँ पर, ठीक है। बोला जा रहा है कि ये कोर आइडेंटिटी भी चेंज कर देता है सेक्सुअल एटोनॉमी के साथ में, तो यानी कि शरीर के अंग भी और उसके आइडेंटिटी और सोचने का तरीका भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्या है सही यहाँ पर, तो पूरा डिटेल में आंसर है आप लोगों के सामने यहाँ पर कि पूरा क्या क्या सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा सिस्टम चेंज किया जाता है सेक्सुअल कन्वर्जन में जब आप लोग बात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ओनली जो लिखा हुआ है ना ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो 2 स्टेटमेंट सही है, तो आंसर बी हो गया, ठीक है। एक ही आर्टिकल के अंदर में मैंने इतनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी, वरना आर्टिकल स्टार्टिंग में ही खत्म हो गया था, वहां पे कहानी खत्म। अब जो आगे सारे केस वगैरह मैंने आप लोगों को बताए यहाँ पर, ये सारी जो चीजें यहाँ पर बताई, ये जो क्वेश्चन या सारी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर, ये सारी क्या है, ये है आप लोगों की बैकग्राउंड बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो करंट स्टैटिक और क्वेश्चन का जो सिस्टम है ये ऐसा आप लोगों को देखने को मिलता है। फीडबैक जरूर देना, उससे पता चलता रहता है कि कैसा लेक्चर चल रहा है ये यूट्यूब को खासकर। और कल आप लोगों का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था, इसी तरीके से कोशिश करो, अगर 1/4 कम से कम आप लोग इसको सपोर्ट किया करो एटलीस्ट, ठीक है। 1 सेकंड लगती है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ओके। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। रिसेंटली अभी दोस्तों एक काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, और ये जो कंट्रोवर्सी हो गई ये हो गई रमन मैग्सेसे अवार्ड को लेकर। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड माना जाता है इंटरनेशनल लेवल पर, यहाँ पर काफ़ी एक रेप्यूटेड अवार्ड है यहाँ पर ये। पर इस अवार्ड को अभी फॉर्मर केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर है जिनका नाम है के शैलजा, इनके द्वारा डिक्लाइन कर दिया लेने से। मतलब कि इनको ये अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था और इन्होंने इसको लेने से मना कर दिया, और इनसे पूछा गया कि आपने इसको लेने से मना क्यों कर दिया। तो इनके द्वारा बोला गया जो रमन मैग्सेसे, जो कि फिलीपीन के जो 7th प्रेसिडेंट थे जिनके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है, इनके द्वारा अपनी पॉलिसी जो थी वहाँ पर उस टाइम पर, वो एंटी जो यहाँ पर जो कम्युनिस्ट जो है बेसिकली उसके खिलाफ थी यहाँ पर। यानी कि जो कम्युनिस्ट जो एक पैटर्न लेकर चलते हैं उसके खिलाफ यहाँ पर उनका बेसिकली एक नेचर हुआ करता था। तो उसको ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा बोला गया कि एक ऐसे इंसान से हमको अवार्ड नहीं लेना है। तो ये अपने ही आप में एक इतनी बड़ी न्यूज़ बन गई कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये अवार्ड की कैटेगरी में आप लोगों से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, क्योंकि रिसेंटली अभी कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो हमारी देश की जिनको ये अवार्ड मिला है, तो उनके बारे में भी मैं थोड़ी सी आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है, जैसे कि ये अवार्ड जो था 1958 में लॉन्च किया गया था, और एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है इसको। यानी कि इसको ये मानता है कि इसको जो किसी को मिल गया तो ये समझो कि एशिया का नोबेल प्राइज मिल गया उस इंसान को। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, 1958 में इसको लॉन्च किया गया था। जब ये अवार्ड पहली बार दिया गया तो 2 इंसानों को दिया गया, एक तो फिलीपीन के थे यहाँ पर जिनका नाम जोस वेस्क्यू करके कुछ था, पर लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, उनका नाम था CD देशमुख। तो इनको मिला था यहाँ पर इंडिया की साइड से, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा इंडिया के और भी कई सारी पर्सनैलिटी यानी कि कई सारे भारतीयों को अब तक ये अवार्ड जो है आप लोगों को देखने को मिल चुका है। किरण बेदी जी को ये अवार्ड मिला 1994 में, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा याद रखिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर TN अय्यर साहब को मिला है यहाँ पर ये इंडिया की साइड से 1996 में। कई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। अभी अगर सबसे लेटेस्ट में आप लोगों को बताऊं तो ये आप लोग नाम यहाँ पर याद रखते हैं, जो कि आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। रवीश साहब को आप लोगों ने नाम सुना होगा, यहाँ पर ये एंकर है NDTV के, इनको यहाँ पर ये अवार्ड मिला 2019 में लेटेस्ट, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, अलग अलग कई सारी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है, तो अलग अलग कैटेगरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा इस अवार्ड के बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है ये जो विकीपीडिया से ये मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी है। अगर आप लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इसके बारे में देखना चाहते हैं तो इसके अंदर मतलब थोड़ा सा और स्टडी रिसर्च आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन बेसिक ये है कि अवार्ड कंट्रोवर्सी में आ गया है, और जो भी चीज़ कंट्रोवर्सी में आ जाती है उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं कि इन्होंने क्यों अवार्ड नहीं लिया यहाँ पर,
पर लेकिन अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों का जरूर बन जाएगा। यूपीएससी इस तरीके से आप लोगों के साथ में खेलती है, तो उसका खेल आप लोगों को समझना पड़ेगा कि वो आप लोगों से क्या चाह रही है और आप लोग उसको क्या दे रहे हो। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंस आप लोगों को समझना पड़ेगा उसकी अप्रोच में, तभी आप लोग एक अच्छे आंसर आप लोग बना पाओगे एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है जो कि आप लोगों को समझनी है। एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, इसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा, क्योंकि अभी ये कंट्रोवर्सी काफ़ी बड़ी क्रिएट हो गई। आप लोगों को पता है यहाँ पर अर्शदीप, ठीक है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, हमारी कंट्री की टीम का पार्ट थे, उनके द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच चल रहा था उस मैच में एक कैच छूट गया। हाँ, ये मैं मानता हूँ कैच जो था वो काफ़ी आसान था, छूटने लायक नहीं था, पर फिर भी इंसान है और खेल है, क्या पता किसके साथ में क्या हो जाए, कौन कितने प्रेशर में है। तो ये आंक लेना कि उस इंसान ने जानबूझकर ये काम किया है तो वो बिल्कुल गलत है। जैसे ही इनके द्वारा मैच ये एक तरीके से मैच जो है, ये कैच जो है ये छोड़ा गया, जो विकिपीडिया पर इनका पेज है वहाँ पर तुरंत चेंज कर इनके नाम के सामने खालिस्तानी लिख दिया गया, यानी कि उनके द्वारा जानबूझकर ये कैच छोड़ा गया। विकिपीडिया का पेज चेंज किया गया और वहाँ पर खालिस्तानी लिख दिया गया। तो विकिपीडिया का जो खालिस्तानी लिखा गया उसकी वजह से काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर ये हो गई, और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे इशू बन गए और देश के अंदर में ट्रेंड करने लगा। खालिस्तानी जैसी शब्द यहाँ पर ऐड किया गया, क्योंकि विकिपीडिया जो है वो काफ़ी रेप्यूटेड साइट है, ये अभी नई नई बनाई गई, ज़्यादा पुरानी नहीं है, लगभग इसको 21 साल हुए हैं, क्योंकि 2001 में इसको बनाया गया था विकिपीडिया को। आज की डेट में विकिपीडिया एक ऐसा पार्ट बन चुकी है कि हर एक घर में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ विकिपीडिया पर पढ़ता रहता है। विकिपीडिया नाम मुझे वास्तव में काफ़ी पसंद लगता है, इसलिए मैंने विकिपीडिया के नाम पर ही अपना एक ग्रुप बनाया SLV फैमिली का, उसमें SLV पीडिया लगाया, तो SLV स्टडी लवर वीर और आगे लगा दिया पीडिया, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को टॉपिक्स प्रोवाइड कराता हूँ हिंदी और इंग्लिश में, जो आप लोगों ने देखा होगा, तो उसके चलते आप लोग उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, और आगे इस पर बहुत कुछ आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अभी ये जस्ट स्टार्ट है, जैसे जैसे चीज़ें अभी आगे बढ़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। लाइफ टाइम आप लोग इससे जुड़े रहिए, आप लोग इसको एंजॉय करोगे, ऐसी कुछ चीज़ें आप लोगों को इस पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके बारे में बातें। अभी यहाँ पर विकिपीडिया जो है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में कुछ कानून है, नॉट ओनली फॉर विकिपीडिया, किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लेकर, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे ट्विटर हो। अभी ट्विटर तो हम लोगों को कुछ दिनों पहले देखा आप लोगों ने कि बेसिकली कोर्ट में लिए बैठा था, ठीक है। तो इसमें ये बोला जाता है कि इंटरमीडिएटरी जो प्लेटफॉर्म है, इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म बोला जाता है इनको, यानी कि जैसे यूट्यूब पर बैठकर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इंसान सामने से क्या है, वो एक तरीके से यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहा है और आप लोग पढ़ रहे हो, तो बीच में जो मीडियम बना हुआ है वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये इंटरमीडिएटरी हो गया मेरे और आप लोगों के बीच में। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ गलत कंटेंट अपलोड करता हूँ, जैसे यूट्यूब कई बार बोलता है कि इनएप्रोप्रिएट चीज़ें अपलोड कर दी है, ठीक है, तो उसको पता कैसे चलता है कि ये चीज़ इनएप्रोप्रिएट है। तो आप लोग जैसे जाओगे, एक फ्लैग का ऑप्शन आता है, उसमें जाकर अगर चीज़ों को रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दो, तो उस चीज़ को यूट्यूब जो है वो इनएप्रोप्रिएट बताने लगता है, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि वीडियो जब अपलोड की जाती है उस टाइम पर वो इनएप्रोप्रिएट नहीं बता रहा, वीडियो अपलोड करने के आधे पौने घंटे बाद में उसको इनएप्रोप्रिएट बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, किसी ने जाके उसको रिपोर्ट कर दिया है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि आप लोग हमेशा लाइक किया करो वीडियो को आते, ताकि वीडियो पता रहे कि वीडियो कैसी है, ठीक है, उसको पता चले यूट्यूब को कि वीडियो कैसी है, क्योंकि यूट्यूब के कान नाक आंख जो है वो आप लोगों लाइक डिसलाइक कमेंट और शेयर, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिससे यूट्यूब को पता चलता है वीडियो कैसी है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो कैसी है ये बताना, क्योंकि उसी से ये चीज़ों को आगे बढ़ाता है। तो ये एक फीडबैक होता है। विकिपीडिया जो है यहाँ पर, ये एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन क्या अपलोड कर रहा है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी विकिपीडिया को लेनी पड़ेगी। आप लोगों ने एक घर है किराए पे दे दिया, अब वहाँ पर वो किराए पे दे दिया, उन्होंने जीना हराम कर दिया सबका, वो वहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नाच कर गाली गलोच कर रहे हैं, तो मोहल्ले पड़ोस वाले उनको कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोगों की गर्दन पकड़ेंगे आके कि भाई साहब ये क्या कर दिया, कैसे इंसानों को आप लोगों ने ये यहाँ पर किराए पर मकान दे दिया, जीना हराम कर रखा है। तो ये आप लोग जो है रेस्पॉन्सिबल रहोगे, क्योंकि आप लोगों ने पुलिस वेरिफिकेशन करा के उनको किराया आप लोगों के पास में जा रहा है। तो ये बातें हैं यहाँ पर। तो अभी जो हमारे देश के अंदर में जो कानून है उसके बेस पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो वो जो कानून है वो ये बोलते हैं, जो कि रिसेंटली अभी अपडेट भी किए गए 2021 में, उसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक है, जाकर सर्च कर लेना, उसको बोलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड 2021। तो ये जो रूल है वो ये बोलते हैं
कि अगर कुछ भी ऐसी चीज़ अपलोड की जाती है इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को कंट्रोल करना, ताकि वो चीज़ें जो हैं वो आगे न बढ़े। और इसमें कई सारे सेक्शन है इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पर बताते हैं कि आप लोगों को इनको ढंग से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से किसी भी देश के अंदर जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल है वो बिगड़ सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से निकल कर आती है। तो विकीपीडिया के जो एम्प्लॉय हैं वो एक तरीके से इस चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि जब किसी भी पेज को एडिट करने के लिए अलाउ किया जाता है तो फिर जरा सी देर में उसको फिर एक तरीके से पहले वाली पोजीशन में भी ला दिया, यानी कि पहले खालिस्तानी लिख के फिर हटा भी दिया उसको, तो ये बिल्कुल गलत है। इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पर चले। ठीक है, विकीपीडिया जो है एक तरीका फ्री प्लेटफॉर्म है, इतने दिनों से इसको फ्री आप लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। तो उसमें एक डोनेशन का भी एक बटन आता है। ठीक है, अगर आप लोग जैसे जॉब करने लगते हो और आप लोगों को लगता है किसी चीज़ से आप लोगों को फायदा हो रहा है, तो आप लोग डोनेट कर सकते हो, क्योंकि उससे आप लोगों को अब तक फायदा होता हुआ है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ ऐसे है वो कई बार तो पॉपअप करके दिखाता है उसको, क्योंकि वो यहीं से ही कमा रहा है, जितना भी कमा रहा है। एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा रहा आप लोगों को विकीपीडिया के ऊपर आज तक भी, वरना चाहे तो वो भी एडवर्टीजमेंट दिखा सकता है, पैसे कमा सकता है, पर लेकिन वो एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ताकि आप लोग जो है डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये विकीपीडिया का देखो आप लोग क्या कमाल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आप लोग की। अरे हाँ, एक चीज़ याद आ गई, कल मैंने आप लोग एक टीचर के बारे में बताया था ना वो क्या कर रहे हैं, रेगुलर वीडियो देख रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो बोल भी रहे थे कि आपकी वीडियो से देखकर कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो मतलब कॉन्सेप्ट को क्लास में बताने में आसानी रहती है। ठीक है, तो उनका फ़ोन आ गया कल, कह रहे हैं कि यार वीर, मैंने तो आपको वैसे बोला था, आपने तो क्लास में बोल दिया। मैंने कहा ये तो देखो, मैंने मतलब एक बात बताई है, उसमें मैंने नाम थोड़ी ना बताया। इतनी सारी कोचिंग है, मैंने किसी कोचिंग का नाम नहीं लिया है। इतने सारे टीचर पढ़ाते हैं कोचिंग में, मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया। मैंने जस्ट एक बात बताई है, और मैंने कहा यार मेरी जो SLV फैमिली है वो मेरे बिल्कुल दिल के टुकड़े हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं वो। मैं जो भी मेरी ज़िंदगी में चलता रहता है मैं आके उनके सामने बड़बड़ा देता हूँ। ठीक है, और फिर हम लोग अपनी ज़िंदगी को मिलकर इंजॉय करते हैं तो कह रहे हैं चलो कोई नहीं। मैंने कहा आपका थोड़ा ना कुछ भी वहाँ पे कुछ बातें वैसे कुछ रिवील की गई, आपका नाम रिवील किया है कुछ भी, तो मैंने कहा कुछ नहीं, आप इंजॉय कीजिए लाइफ को जैसे चल रहा है। तो वही चीज़ें थी, तो वो थोड़ा सा परेशान हो गए थे। तो मैंने कहा परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है, कौन जानता है कौन टीचर किससे मेरी बात हो रही है, तो उसको ऐसे मतलब। मैंने कहा ठीक है, आप लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है, तो ये है चीज़ें। और अगर कोई भी यार ऐसा कुछ होता है ना, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब इंसान अपनी, देखो मान लो टीचर वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो टीचर से कंपेयर में यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है, तो मत पढ़ो उनसे, पर जाकर बोलो मत, क्योंकि मेहनत सब करते हैं यार, वो भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। अगर वहाँ पर कोचिंग में जाकर बोलेंगे कोई कि हाँ ये तो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, वीर सर इनसे अच्छा पढ़ा देते हैं, तो वो क्या होगा, फिर वहाँ पर सामने वाले की जॉब चली जाएगी। ठीक है, पर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कोई भी टीचर इस धरती पर ऐसा नहीं है जो ये सोचे कि मैं बच्चों को गलत पढ़ा दूँ। खुद अगर नहीं पता है कॉन्सेप्ट तो गलत बता दिया, वो एक अलग बात है। और मेरा तो हमेशा यह है यार, इंसान गलतियों का पुतला होता है। ठीक है, गलती अगर हो गई है तो हाथ जोड़ के अगले दिन आके माफ़ी मांग लो कि यार हाँ मेरे से गलती हो गई है। गलती मानने से कभी कोई इंसान छोटा नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो अभी संदीप महेश्वरी सर के द्वारा, मतलब पब्लिकली इतने बड़े चैनल के द्वारा एक छोटे से चैनल से जाकर माफ़ी मांग ली, और उसकी हरकतें देखो वो कर क्या रहा है, समझ सकते हो आप लोग यहाँ पर उसकी हरकतें वो क्या कर रहे हैं इंसान। मतलब एक ऐसे इंसान के ऊपर उसने केस डाल दिया, जो इंसान जो है वो एक ऐसा इंसान जिसने उसकी हेल्प की उस टाइम पर जब वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, पर लेकिन इसी को कहते हैं कि भलाई का जमाना नहीं रहा, इसीलिए लोग डरते हैं किसी की हेल्प करने से। ये सिचुएशन आप लोग समझ रहे हैं। तो इंसान किस तरीके की प्रवृत्ति में चला जाता है यार, वो सामने वाला उसके लिए इतनी कुछ कर रहा है, खुद की उसकी जो मदर है वो बेचारी ऑलरेडी परेशानी में है, पूरा परिवार परेशानी में है, 2 करोड़ रुपए मांग रहा है, वो समझ रहे हो, मतलब क्या ही बोलो। बस ऐसी चीज़ देख के कई बार इरिटेशन होती है। मैंने कहा कई बार ना अच्छी चीज़ों से विश्वास उठने लगता है, पर लेकिन ऐसी चीज़ों में भी आप लोगों को ढूंढना है कि कैसे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास जो है अगर डगमगा गया तो कोई भी किसी की हेल्प नहीं करेगा यार। आप लोग खुद देखिए, आप लोगों को मैं बताना भूल गया, एक लड़की है SLV फैमिली मेम्बर, वो अभी कनाडा शिफ्ट हो रही हैं। उन्होंने मुझे जो है मैसेज किया इंस्टाग्राम के ऊपर और बोली कि सर मैं कनाडा शिफ्ट हो रही हूँ और मैं आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ, और पता है आप जो बच्चों को किताबें बांटते हो, बहुत सारे बच्चों को, सर किसी को किताबें चाहिए तो बता देना, मेरी किताबें मेरे पास में। ठीक है, तो आप लोग समझो जो हेल्प करने वाला है, मतलब वो कनाडा जा रही हैं, तो वो उस चीज़ को मतलब क्या जरूरत थी, ठीक है किताब रखी है बाद में देख लेंगे, पर लेकिन उनको लगा किसी को देनी चाहिए मुझे अगर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये होती है यार एक तरीके से इंसान की सोचने वाली फितरत। अगर कोई अच्छा तरीके से सोचने वाला इंसान है, और अगर घटिया तरीके से सोचने वाला इंसान है, वो हर जगह गंदगी ढूंढ लेगा, और अच्छा तरीके से इस तरीके से सोच सकता है इंसान। तो आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊं मैं, अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे को किताब दी थी मैंने, उस बच्चे ने वो किताब जो है पढ़ी नहीं। ठीक है, वो कहने लगा कि सर मेरा जो सिलेक्शन था वो दूसरे एग्जाम में हो गया फिलहाल के टाइम पर, टेक्निकल एग्जाम, और वहाँ पर इस किताब की कोई ज़रूरत नहीं है सर किसी ज़रूरतमंद को दे दो। तो फिर मैंने उसको एक दूसरे बच्चे का नंबर दिया
उसने उसके एड्रेस से वो किताब सेंड कर दी। मतलब इस तरीके के बच्चे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, मतलब ये कहाँ से आती हैं चीज़ें निकल कर, ये परिवार से आती हैं यार। आप लोग जिस परिवार का पार्ट है ना, वहाँ से चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी, वरना हर तरीके के बच्चे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये कैसे सोच पा रहे हैं ऐसे, क्योंकि उनके परिवार के द्वारा उनको वो इस तरीके के जो एक तरीके से संस्कार दिए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो हमेशा ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों के लिए यार, देखो ना, मुझे ऐसा लगता है अच्छे इंसान के साथ में कभी बुरा नहीं होता है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पर हर एक इंसान अगर ज़िंदगी में अपनी जगह सही रहेगा तो आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे। आई होप कि आर्टिकल पूरा समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर जैसे ही इनके खिलाफ ये खालिस्तानी लिखा गया, पूरा देश साथ में खड़ा हो गया अगर इनके, तो ये समझ सकते हैं इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि मैच हार किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। तो ये गलत रवैया होता है, चाहे यहाँ पर हो चाहे वहाँ पर हो। अपने हमेशा चीज़ों को देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। पॉजिटिव आउटलुक रखो यार अपना हमेशा। एक शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, और अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से तो इतनी बार सुना होगा कि आप लोगों को मतलब जिस भी बात में करेंगे एक बार शब्द बोल लेते हैं, करप्शन। करप्शन हो रहा है जी, करप्शन इसके अंदर में। तो ये जो करप्शन है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब करप्शन है क्या एक्चुअल में? अगर कोई आप लोगों से पूछे, जो करप्शन आप लोग इतना जल्दी जल्दी शब्द यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है करप्शन का? अगर कोई आप लोगों से पूछे तो करप्शन का बेसिकली अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोगों से कोई हिंदी में पूछे तो मतलब होता है भ्रष्टाचार। और वैसे अगर पूछे आप लोगों से तो डिसऑनेस्ट बिहेवियर बाय दोज इन पोजीशन ऑफ पावर, यानी कि जो पावर में बैठे हुए हैं आज की डेट में, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करें, तो उसको आप लोग बेसिकली करप्शन बोल देते हो। तो ये डेफिनेशन भी कम से कम आप लोग याद रखिएगा। हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जा चुके हैं जिसमें करप्शन को रोकने की कोशिश की जाती है, पर लेकिन दो चीजें बहुत ज्यादा देश के अंदर देखने को मिलती हैं, एक तो करप्शन और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है? उसको बोलते हैं भाई भतीजावाद, यानी कि अपने घर वालों, अपने सगी संबंधियों का काम करना, उनको टेंडर दिला देना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ये सारी चीजें आप लोगों ने नॉर्मली देखी होगी। तो इसके चलते यहाँ पर सोसाइटी के अंदर में जो सही पोजीशन पर पहुंचने वाला इंसान है वो नहीं पहुंच पाता है। और इसी के मुद्दे के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में कई सारी बातें बोली गई। जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच यहाँ पर इनके द्वारा दी गई, उसमें करप्शन और नेपोटिज्म को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया। तो इसके चलते इसके ऊपर दुनिया भर के आर्टिकल अभी रिसेंटली लिखे गए हैं। तो मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, यहाँ पर कोशिश नहीं, पूरा समझाकर भेजूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। कोशिश करने का क्या मतलब है, समझाने आए भाई साहब। ये तो वही बात हो गई, मम्मी बोले कि मैं आज खाना बनाने की कोशिश करूंगी, तो फिर तो मिल मिला लिया खाना, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि ठीक है जल्दी आना, खाना टाइम पे बना मिलेगा, तो वो वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अभी अगर यहाँ पर बात करें तो करप्शन और यहाँ पर नेपोटिज्म, ये बहुत ही खतरनाक एक तरीके से एक दीमक है सोसाइटी के अंदर में, जो कि बर्बाद करके देखते हैं। और रीजन क्या है? रीजन सबसे बड़ी तो है यहाँ पर चीज़ों का पॉलिटिसाइज होना, यानी कि एक तरीके से जहाँ पॉलिटिक्स होने लगती है वहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली करप्शन और यहाँ पर नेपोटिज्म भी देखने को मिलता है। यानी कि जो कानून है हमारे देश में, जिसको आप लोग रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, उसको फॉलो ही नहीं किया गया, यहाँ पर रूल ऑफ पॉलिटिक्स फॉलो किया गया है। यानी कि जो अपने धंधे में फायदा पहुंचाएगा उसी को सपोर्ट किया जाएगा। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर, जब आप लोग कोई काम कराने जाते हो, आप लोग का काम अगर क्लियर नहीं हो रहा है, खासकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में, और पैसा दो तो तुरंत क्लियर हो गया, तो ये क्या है? ये एक तरीके से जब फाइल क्लियर करने की बात आती है तो वहां पर भी आप लोगों को करप्शन देखने को मिलता है। ये बड़ी एक खतरनाक चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसके चलते लोग जो है मतलब एक तरीके से साइन करने की अथॉरिटी मिल गई तो साइन करने के पैसे लेता है, जबकि गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एसएलवी फैमिली मेंबर जहां पर भी जाते हैं, वो वहां पर यार एक चीज हमेशा याद रखेगा, आप लोग इसको कुछ भी बोल लो, या मेरी मतलब एक तरीके से आप लोग इसको गुरु दक्षिणा बोल लो, जो भी बोल लो, यार एटलीस्ट करप्शन मत करना सोसाइटी में जहां भी जाओ, ठीक है। बस ये एक चीज याद रखना, क्योंकि जब भी आप लोग करप्शन करते हो ना, कोई गरीब तबका सोसाइटी का कोई गरीब इंसान जो है उसका हक आप लोग मारते हो, क्योंकि अमीर का कुछ नहीं बिगड़ते हैं वहां पर। अमीर तो अपना एंजॉय करता रहता है लाइफ में, पैसा फेंक और तमाशा देखो, तो कहते हैं ये पैसे से सारा काम होता है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, जो सोसाइटी में जो कानून बना रखे हैं, जो रूल और रेगुलेशन बना रखी है, वो नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं एक गरीब के ऊपर। तो ये यहाँ पर सबसे खतरनाक चीज है। और करप्शन जो है यहाँ पर इसकी वजह से बढ़ता जाता है, क्योंकि जो लेने वाला है और जो देने वाला है वो दोनों ही उसको छिपा कर रखते हैं। जो पैसा देने वाला है उसको लगता है कि अब मेरा काम हो जाए, जो लेने वाला है उसके तो मजे आ ही रहे हैं अगर किसी को बताए ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी चीजें खराब होती है, आप लोगों को नजर आएंगी। जैसे कि अगर आज के डेट में करप्शन हो रहा है सोसाइटी में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा
आप लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस देखने को मिलेगी ही नहीं। मतलब आप लोगों को अच्छी एजुकेशन देखने को नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट से पैसा आया वो सारा इधर उधर लगा दिया। आप लोगों को हेल्थ की सर्विस गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे उस हॉस्पिटल में वहां पर देखने को नहीं मिलेगी। जस्टिस भी प्रॉपर देखने को नहीं मिलेगा। पता चला जैसे मूवी में था, कौन सी थी मूवीज में, राजकुमार आता है और उसके आते जज जो है अपना जजमेंट चेंज कर देता है, तो वो सारे करप्शन के शिकार हैं यहाँ पर। हेल्थ, हाइजीन, साफ सफाई कुछ नहीं देखने को मिलेगी, सड़कों में गड्ढे मिलेंगे, सारी चीजें आप लोग उल्टी सीधी देखने को मिलेगी, प्रॉपर लाइट नहीं रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि पैसा तो है पर लेकिन करप्शन चल रहा है सोसाइटी में, इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं कि एक इंसान ने अपना ईमान बेच दिया पैसों के लिए, वो यहां पर एक तरीके से सोसाइटी की लाइफ जो है उसने डिग्रेड कर दी। ये सारा करप्शन का ही मुद्दा यहां पर निकल कर आते हैं। जो कानून बने हुए हैं, कानून को ताव पर रखकर वो अपने पैसे कमा रहे हैं। मूवी देखिए वांटेड में जब जो वो पुलिस वाला रहता है हरामी टाइप का, उसमें दिखा रखा है वो क्या करता है, जिससे भी जाता है पैसा खाता है, बोलता है अपनी भाभी के नाम पर प्लॉट नाम कर दे। फिर भाभी का फोन आता है तो कहता है देख तेरी भाभी कितनी बड़ी उम्र की है, मरेगी नहीं, उसी का फोन आ गया, चल इसके नाम वो प्लॉट कर देना, तो तेरा केस रफा चक्कर कर दूंगा। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो लोगों का जो ट्रस्ट है, लोगों का जो फेथ है यहाँ पर सिस्टम के अंदर में, वो भी खत्म होता चला जाता है। यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट में जो भी ऑफिसर बैठे हैं, आप लोगों ने देखा होगा पुलिस के सामने जाकर अक्सर लोग ये बोलते हैं पुलिस से डरते हैं, जबकि पुलिस किसके लिए? पुलिस हमारी रक्षा करने के लिए, पुलिस हमारी दोस्त है। पर लेकिन हम लोग पुलिस के लिए नेगेटिव एक इमेज बनाए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माहौल देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सारे पुलिस वाले गलत देखने को मिलेंगे, बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि जेन्युइन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पर उनकी भी बेचारों की वही दुर्गति होती है उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग आप लोगों को यहाँ पर इस कैटेगरी में नजर आते हैं। तो ये जरूरी है कि कुछ लोग, देखिए कीचड़ में ही कमल खिलता है, एटलीस्ट अपना जो एक अंदर से रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप लोग कर्तव्य है देश के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, वो एटलीस्ट आप लोगों को बना के रखना है। ठीक है, तो यहां पर करप्शन को पोस्ट के साथ में लिंक करके देखा था, जितनी बड़ी पोस्ट उतना ही ज्यादा करप्शन। इवन आप लोगों को देखने को मिलेगा फॉरेन डायरेक्ट जब इन्वेस्टमेंट आता है देश के अंदर में, उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लोग जो है इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा है। रसिया में काफी लार्ज स्केल पर यहां पर देखने को मिलता था, खासकर डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर में। इसीलिए हम लोगों ने बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट है पहले जो रशिया से खरीदा करते थे, आज के डेट में यूएसए, इजराइल या फिर फ्रांस, बहुत सारी देशों से खरीदने स्टार्ट कर दिए। वो उसको डिले करते रहते थे बहुत ज्यादा, मतलब कोई प्रोडक्ट आना है डिले कर दिया, उसमें फिर उसका प्राइस बढ़ा दिया, तो बहुत सारा करप्शन देखने को मिलता था उसको क्लियरेंस करवाने में भी। तो ये दिक्कत है, देश की जो कंट्री में ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा। क्यों? एजुकेशन में यहां पर कितना पैसा जाना था वो नहीं जा रहा है, हेल्थ में जाना था वो नहीं जा रहा है, जो एक तरीके से बच्चों के लिए स्कूल वगैरह में, या फिर आप लोग बोलो कि जो महिलाओं के लिए जो पैसा मिलना था उसकी वजह से जो दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, रोड बनानी थी वो नहीं बन रही है, डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें नेगेटिव डायरेक्शन में चलती हुई नजर आती है। तो ये होता है बेसिकली सोसाइटी पर इंपैक्ट। तो लोगों की लाइफ पर इंपैक्ट पड़ेगा, इसी के साथ में जो सोसाइटी पर इंपैक्ट पड़ेगा, इसी के साथ में इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये तीन डायमेंशन मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। तो इस तरीके से करप्शन जो है काफी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो तीनों डायमेंशन बताइए, सारे नोट्स हैं आप लोगों के सामने, टेंशन मत लेना। ठीक है, जो भी बोलता हूं उसको सुन लो, बस एक बार बैठकर समझ लेना है, उसके बाद में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीपीटी जो है वो डाउनलोड कर लेनी है टेलीग्राम से जाकर। ठीक है, क्या करप्शन को रोकने के लिए हमारे कंट्री के अंदर में कोई कानून है? भाई साहब आज से नहीं है, बाबा आदम के जमाने से कानून आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखिए आप लोग यहाँ पर 1860, 1988, 2002, 2010, 2013, 2013 और जो यहाँ पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, अभी आप लोग बताइए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है अभी रिसेंटली मैंने डिस्कस भी किया था, कौन है इसकी पोस्ट पर, इस पर्टिकुलर पोस्ट पर। ये सब करप्शन को रोकने के तरीके हैं। इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन, जो भी करप्शन होता है, एक भ्रष्टाचार होता है, उसको रोकने का काम, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी आप लोग को पढ़ाया था डिटेल में। इसी के साथ में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जिसके FCRA, जिसमें बाहर से पैसा आ रहा है उसको कैसे यूज किया जा रहा है, उसके बारे में बात की थी। कंपनीज एक्ट, कि हाँ हमारे देश में जो भी नेता हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा डोनेशन देते हुए नजर आते हैं। नेताओं को डोनेशन तो दे दिया पर लेकिन फ्री में कोई किसी को नहीं देता, वो उसका निकालेंगे भी उतना ही फिर वहां से, तो यहाँ पे करप्शन कराएंगे। लोकपाल, लोकायुक्त इसी को रोकने के लिए, और ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सारे कानून भी हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि करप्शन के ऊपर कुछ कानून हमारे देश में नहीं बने हैं, तो ये जरूरी है कि उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाए। बस ये सबसे बड़ी दिक्कतें देखने को मिलती है। इसके ऊपर यूपीएससी ने 2020 में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिया। बोला गया कि इंस्टीट्यूशनल जो क्वालिटी है ये क्रूशियल है ड्राइव करने के लिए इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, यानी कि अगर उनके अंदर करप्शन देखने को मिलता है तो क्वालिटी अच्छी नहीं निकल कर आएगी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट द रिफॉर्म इन द सिविल सर्विस फॉर द स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी, यानी कि देश के अंदर में आप लोगों को लोकतंत्र को कैसे स्ट्रेंथन करना है, सिविल सर्विसेज के अंदर क्या चेंज करना है, उसके लिए सुझाव देने हैं।
तो ये जो सारी चीज़ें अभी मैंने आप लोगों को बताई कि एक तरीके से पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल ना करना, अपनी सही जगह पर सही चीज़ों को इस्तेमाल करना, सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके सोल्यूशन क्या है, जो इनिशिएटिव लिए गए आज की डेट में, यहाँ पर आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हो क्या, टेक्नोलॉजी, यानी कि ह्यूमन इंटरफेरेंस ही आप लोग बिल्कुल कम कर दो। अभी सड़क पर जाते हो आप लोग कहीं पर, तो आप लोग का चालान कट जाता है। जब मैं दिल्ली के अंदर यहाँ पर 2-4 बार गाड़ियाँ चलाई तो स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था, कहीं ऐसा लिखा है 40 से ऊपर गाड़ी नहीं चलानी है, कहीं 45 से और कहीं 50 से, तो वहाँ पर 60 चला दी। 60 तो नॉर्मली स्कूटर भी चला लेता है इंसान, तो वहाँ पर जो है चालान कटकर बेसिकली मेरे पास में मैसेज आ गया। तो वहाँ पर इंसान ने, किसी ने चालान नहीं काटा और वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो गवर्नमेंट के पास में जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई अपनी पॉकेट में रख लेगा उसको। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि टेक्नोलॉजी जो है वो एक अच्छा रोल प्ले करती है, करप्शन को कम करने का काम करती है। जो यहाँ पर आप लोगों ने पुराने टाइम पर सुना, जो करप्शन हुआ करता था कि ऊपर से अगर 1 रुपया चला है तो नीचे ओनली 16 पैसे पहुंचते थे, तो इसका मतलब ये कि 84 पैसे जो हैं वो किसी की जेब में लग गए जाकर। तो वो था करप्शन, उसको यहाँ पर अभी काफ़ी हद तक कम कर पाई है। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो डिजिटल इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, वो एक वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है। एमजी नरेगा के अंदर भी लोगों को प्रॉपर वे में सारी चीज़ें नहीं मिल पाती थी, तो वहाँ पर भी अभी कई सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिले हैं। तो ये तरीका है करप्शन से दूर करने का, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर जरूर कीजिएगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर आंसर जब करने की बात आती है तो 200 शब्द में करें या फिर 150 शब्द में करें या 250 शब्द में करें। अगर स्टेट पीसीस की आप लोग तैयारी करें तो 150 शब्द में आप लोग लिख लिया करो, या फिर आप लोगों को बोलूं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई सारे क्वेश्चन देता हूं ना, एक क्वेश्चन को 200 शब्द में 250 शब्द में लिख लो और एक क्वेश्चन को आप लोग 150 शब्द में लिख लो। रीजन क्या है? रीजन ये कि दोनों तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी के अंदर पूछे जाते हैं, तो अगर दोनों से प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी यार, अपनी प्रैक्टिस अच्छी लेकर आप लोगों को चलनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इससे पता चलेगा कि टकटकी लगाकर देख रहे थे या फिर सो रहे थे। ये मत बोलना भाई साहब पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया सब कुछ है, आप लोग चीज़ों को ध्यान से ना सुने, रिविजन ना करें, तो यार उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव रिलेटेड टू द, जो यहाँ पर कर्ब यानी कि हटाना करप्शन को, तो ये अंकुश लगाना भ्रष्टाचार पर कौन यहाँ पर पहले ये बता रहे हैं। तो लोकपाल के बारे में बात की जा रही है, लोकायुक्ता, एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, सिविल विजिलेंस कमिश्नर, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो सही क्या है? ए बी सी एफ डी क्या है सही आंसर? अभी सारे के सारे आप लोग यहाँ पर रटवाए हैं। ठीक है, मतलब समझाए हैं, रटने का तो काम ही नहीं है हमारा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो इस तरीके से टॉपिक को समझो कि किसी को पढ़ा भी दो कि चल क्या रहा है पूरा। तो सारी बातें जो भी मैंने बताई हैं वो नोट्स के फॉर्म में आप लोगों को मिल ही जाएंगी, जो भी समझा है। तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में हो तो बताना जरूर, फीडबैक जरूर देना जैसा भी आप लोगों को लगता है टॉपिक, ताकि पता चलता रहे कि हाँ टॉपिक सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक। हमारे देश में दोस्तों आप लोगों को एक सबसे बड़ी दिक्कत ये देखने को मिलेगी, किसी को कोई काम बोल दो करने के लिए, वो उसको करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहाने 1000 बना लेंगे कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, पर लेकिन उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे। यानी कि सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड आप लोगों को नहीं मिलेगा, बहाने ओरिएंटेड माइंड रहेगा। ये इसमें दिमाग लगा देंगे इसका बहाना कैसे ढूंढना है, पर लेकिन उतना दिमाग उसमें सोल्यूशन में नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ पर हमारे देश में जो कोयले से यूज कर बिजली बनाई जाती है, उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है। तो अभी काफ़ी लंबे समय से ये बात चल रही है, इनको ये बोला गया कि यार इसको कम करने के लिए उसके ऊपर इंस्टॉल करना है आप लोगों को एक इक्विपमेंट, ताकि ये जो पोल्यूशन है ये कम हो जाए। तो वो जो है तब से लेके इसको पोस्टपोन करते हुए आ रहे हैं, बार बार कहते हैं हाँ करेंगे, ये हो गया वो हो गया। तो इसकी वजह से सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आप लोग समझ सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अभी अभी पैदा हुआ है, एक महिला है जो प्रेग्नेंट है, एक बुजुर्ग है जिसको सांस की बीमारी है, या फिर कोई भी हॉस्पिटल के आसपास में आप लोगों को नॉर्मली चीज़ देखने को मिलती है पोल्यूशन, अगर वो कहीं पर मार्केट में है तो ऑलरेडी इंसान जो है इतने सारे पोल्यूशन के तरीके ढूंढे बैठा है, तो ये एक नया पैटर्न अभी यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और इसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें आप लोगों की क्या रहे हैं यहाँ पर कि यार जो बोला गया वो करना चाहिए ना, पर लेकिन नहीं करते हैं। तो इसमें आलस भी एक है कि कौन करे यार, जो चल रहा है चलने देते हैं। पर इसकी वजह से दिक्कत क्या है? देखिए फ़ायदे भी हैं कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ये तो आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा, पर लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को जो बनाया जा रहा है, वो बनाने का जो तरीका है, उसकी वजह से जो दिक्कत हो रही है वो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जो बनाने वाली बात है वो समझने वाली बात है। इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं, आज की बात नहीं है, यहाँ पर 2017 में बोला गया था कि डेडलाइन दी जाए यहाँ पर कि जो भी थर्मल पावर प्लांट है कि उनको अपनी जो डिवाइस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ताकि जो सल्फर निकल कर आ रहा है, सल्फर का जो एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, तो उसको यहाँ पर बोला गया कि इसको खत्म करना है। तो डेडलाइन जो है बाद में चेंज कर दी गई, ये 17 से हटाकर 22 कर दी। समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर पहले 17 थी, अब 22 कर दी, यानी कि 5 साल और बढ़ा दी यहाँ पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग बोल सकते हो। अब ये जो 5 साल बढ़ाई हुई है,
इसको भी अभी बोला जा रहा है कि इसको अभी और आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये दिक्कत यहां पर चल रही है, यानी कि तारीख पे तारीख चल रही है। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में बात की जा रही है इसको बोलते हैं FGD। इसका मतलब होता है फ्यूल गैस डिससल्फराइजेशन, यानी कि जो सल्फर निकलता है उसको खत्म करना है, या फिर सल्फर बोले आप लोग तो सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं यहां पर, जो कि काफी खतरनाक एक होता है, एक जहरीली गैस आप लोग यहां पर बोल सकते हो, काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो उसको कम करने की बात की जा रही है, पर लेकिन उसको कम नहीं किया जा रहा है। तो इसके चलते यहां पर बार बार ये बातें चल रही हैं। तो इसकी डेडलाइन मैंने आप लोगों को बताया, फिर बढ़ गई। अभी यहां पर क्या है, 2024 के बाद में अगर पॉपुलेशन वाले एरिया में है तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी, अभी 2024 के बाद में। और अगर कोई ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में नहीं है तो यहां पर उनको जो है 2026 के बाद में पेनल्टी यहां पर देनी पड़ेगी, ठीक है। और यहां पर 2027 तक तो चीजों को बिल्कुल प्लांट को फोर्सफुली यहां पर रिटायर करने की बात की जा रही है ताकि यहां पर सिचुएशन को थोड़ा सुधारा जा सके, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आज की डेट में हर एक इंसान जो है यहां पर जूझ रहा है। हमारी कंट्री को खिताब मिलता है, बार बार सर पर सहरा पहनाया जाता है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हमारे देश में देखने को मिलेगी दुनिया में सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में रूल और रेगुलेशन फॉलो करना लोगों को पसंद नहीं है अक्सर। अगर बात करें हमारे देश में, इंडिया में करंटली ऑलमोस्ट बोला जाता है कि 2 गुना ट्वाइस SO2 निकलता है। अगर बात करें हाईएस्ट जो कंट्री है वो रसिया, इससे आप लोग अंदाजा लगाओ दुनिया में सबसे ज्यादा जो कहां से निकल रहा है वो रसिया से निकल रहा है। और रसिया में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना हमारे देश से निकल रहा है। क्यों? 75% लगभग जो हमारे देश में जो पावर हो रही है वो कोयले से निकाली जाती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पर फोकस देकर चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल एमिशन भी, जिसमें सल्फर और नाइट्रस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ये डिवाइस को इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है अब तक भी, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए काफी जरूरी है। चाइना में यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है, चाइना ने सबको जो है डंडा करके सबको यहाँ पर ये बेसिकली डिवाइस लगवा दी ताकि लोगों को दिक्कतें नहीं देखने को मिले। जब भी कोई फ्यूल बर्न किया जाता है ना पावर प्लांट के अंदर में, तो उसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेचुरली भी अगर बात करें तो वोल्केनो होते हैं, वहां से आप लोगों को चीज दिखने को मिलती है, क्योंकि हेल्थ के ऊपर ये कहां पर इंपैक्ट डालती है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, सांस जो ब्रेथिंग, उसमें डिफिकल्टी होने लगती है। WHO ने ये बोला है, जो काफी ज्यादा आप लोगों को सोचकर भी सुनकर भी हैरानी होगी, कि दुनिया भर में 4.2 मिलियन डेथ जो है आप लोगों को यहां पर इसकी वजह से होती नजर आती है। 4.2 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, मिलियन में बोल रहा हूं, यहां पर 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 42 लाख लोगों की जान जा रही है यहां पर। इससे एक अंदाजा लगाइए पर ईयर ग्लोबली, तो ये एस्टिमेशन लगाए यहां पर सल्फर जो है कितनी ज्यादा खतरनाक आप लोगों को देखने को मिलती है। और जब इसके अंदर में अगर बात करें लेड यानी कि सीसा भी जुड़ जाता है, तो भाई साहब फिर तो कंगाली में आटा गिरा। और ये दोनों मिलाकर यहां पर अगर बात करें, खासकर सल्फर के बारे में बात कर रहा हूं, जब इन्वायरमेंट में जाकर मिलती है तो यही वो सल्फर है जो कि एसिड रेन का काम करती है। एसिड रेन त्वचा को जलाकर एक तरीके से स्वाहा कर देगी, वो होती है एसिड रेन। और आप लोग यहां पर देखो, आप लोग बोल रहे हो कि कितने सारे लोगों की जान जा रही है, ठीक है। अगर आपस में लड़ जाएं तो वहां पर जो लोग गोली मार दे एक दूसरे को, तो ये जान जाती है बहुत कम। रोड पर इंजरी होती है उसमें जान जाती है। एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया की वजह से जो जान जाती है, ये सारी बढ़ती जा रही हैं। यानी कि आपस में लड़ने से कितनी कम, रोड पर एक्सीडेंट से उससे ज्यादा है, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया से और ज्यादा है, ड्रग्स और एल्कोहल से और ज्यादा है। अगर मेल न्यूट्रिशन का जो शिकार होते हैं, खासकर जो जच्चा और बच्चा, उसकी वजह से भी। और सबसे खतरनाक है स्मोकिंग, और स्मोकिंग में भी सेकंड हैंड स्मोकिंग। सेकंड हैंड मतलब मान लीजिए मैं सिगरेट पीने का आदी हूं और मेरे पास में बैठे हुए आप लोग गले मिलकर मेरे पास में रहते हैं, जब भी मिलो अवसर और वीर सर के पास में जाके और वीर सर दबाकर सिगरेट पीते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, यहां पर आप अपने आप बीमार पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, धुआं तो वीर सर निकाल रहे होंगे ना, तो इसलिए वो धुआं आप लोगों की बॉडी के अंदर भी जाएगा। इसीलिए यहां पर ये काफी ज्यादा खतरनाक है स्मोकिंग, ये काफी ज्यादा है। और पोल्यूशन जो है यहां पर आप लोग समझ सकते हैं रेड जोन है आज की डेट में, यानी कि जो इतनी दुनिया मर रही है ना, पोल्यूशन अकेला सबको लपेट लेता है यहां पर। तो पोल्यूशन में आप लोग कई तरीके के पोल्यूशन बोल सकते हैं यहां पर, उसमें वाटर का पोल्यूशन, एयर का पोल्यूशन, इसी के साथ में आज के दिन तो धरती पोल्यूट कर डाली हम लोगों ने सारी। तो ये कंडीशन है जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसको लेकर बार बार बातें की जाती है कि इसको सुधारना है। इसके लिए इंडेक्स बना रखे हम लोगों ने कि एयर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर इंडेक्स है हमारे पास में। बहुत कम सिटीज ऐसी हैं जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोगों को पैटर्न में देखने को मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जाइएगा और जाकर अपनी सिटी का जो भी यहां पर जो इंडेक्स में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में आप लोगों की सिटी कौन सी पोजीशन पर है बताना। गुड है, सेटिस्फैक्टरी है, मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है, या फिर सीवियर है। तो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक करना अपनी सिटी का, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। जो एनसीआर वाले रीजन में है उनकी तो कहानी ज्यादा ही खतरनाक है, यानी कि कल उनकी तो जिंदगी जो है उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से
उल्फत में जी रहे हैं वो तो जैसे तैसे करके कि पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें सुधरेंगी। तो वहाँ पर तो मतलब सर्दियों में तो इतनी ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती हैं कि ये तक बोल दिया जाता है कि बच्चों को, बुजुर्ग को पार्क में बाहर जाने से मना कर दिया जाए। इससे ज़्यादा और खतरनाक क्या चीज़ होगी? क्यों? क्योंकि वही लाल सिंह चड्ढा वाली चीज़ है बारे कि बाहर जो मलेरिया फैला हुआ है, ठीक है। तो वो जो मलेरिया फैला हुआ है उस मलेरिया की वजह से दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पोल्यूशन की वजह से दिक्कत है। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या है यहाँ पर? ये जो पोल्यूशन फैला रहे हैं ना, ये हम ही लोग फैला रहे हैं यहाँ पर। और हम ही लोग इसको कहते हैं अपने ही पैरों में अपने ही आप कुल्हाड़ी मार लेना, किसी और की जरूरत ही ना होना। तो ये सिचुएशन हम लोग को समझनी पड़ेगी, जिसके ऊपर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और ये इतना ज़्यादा खतरनाक है, इसके ऊपर बात करते हैं, डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, पर लेकिन सोल्यूशन नहीं निकालते हैं। सफ़र बना रखा है हम लोगों ने, SAFAR, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करा रखी है कि किसके द्वारा बनाया गया, कहाँ कहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इसके अंदर सारी चीज़ें, पार्टिकुलेट मैटर, फ्लांट इम्काना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बुलाता है। इसके ऊपर काम करना है। 72 घंटे पहले बता देता है भाई साहब कोई दिक्कत होने वाली है तो सुधर जाओ, वरना फिर और दिक्कत होने वाली है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे द्वारा डेवलप किया गया है और इसके चलते सारी चीज़ें सुधारने की कोशिश की जाती है। टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है? 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, बात की जा रही है कि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट स्टडीज आर इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर ए प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड बाय गवर्नमेंट। डिस्कस द इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ कोल फायर्ड थर्मल प्लांट लोकेटेड एट द कोल पैच एरिया। ठीक है, जो कोल के पैच है वहां पर जो लोकेटेड है उसके बारे में बात की जा रही है। तो सीधा सीधा मुद्दा यहां पर है, जो टॉपिक अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया उसके बारे में पूछ लिया, इन्वायरमेंट के बारे में पूछ लिया। पूरा का पूरा क्वेश्चन 2014 में आप लोगों से पूछा गया। इसीलिए कह रहा हूं कि आज से नहीं चल रही है ये कहानी, ये पहले से चल रही है और यूपीएससी आप लोगों को जागरूक करा चुकी है, क्योंकि उसको पता है कल को आईएएस ऑफिसर बन के बैठोगे तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने भी आने वाली है। तो आप लोगों ने लग के काम करना है, अगर नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हेल्थ कितना खतरनाक टॉपिक है और उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, अगर थोड़ा सा और मैं बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाओगे। 2021 से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया मेंस का। डिस्क्राइब द की पॉइंट ऑफ द रिवाइज्ड ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइन। ये रिसेंटली अभी WHO के द्वारा गाइडलाइन दी गई थी, मैंने आप लोगों को पढ़ाई भी थी। जब गाइडलाइन है कई सारे आर्टिकल आए थे, मैंने डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन की थी और बोला गया यहाँ पर हाउ आर दीज डिफरेंस, जो डिफरेंट है हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम इट्स लास्ट अपडेट, यानी कि जो लास्ट अपडेट थी उसमें क्या क्या चेंज किया गया, व्हाट चेंजेस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इसके क्या क्या चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बताने के कि नेशनल जो क्लीन एयर प्रोग्राम है एज पर द जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर अचीव द रिवाइज सॉल्यूशन, यानी कि हम लोगों को क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे ये बात की जा रही है ताकि हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सके। यानी कि हम लोग जो हमारे हाथ में जो लिए बैठे हैं ना उसमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा ताकि एयर क्वालिटी को हम लोग सुधार सकें। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संस्था के द्वारा ये बातें बोली गई, चेंज किया गया अपने, तो हमको क्या करना है ताकि सिचुएशन को सुधार लें। तो ऑलरेडी एग्जाम में यहां पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इससे समझ सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा खतरनाक है यहां पर ये। ठीक है, तो जरूरी है इसके ऊपर काम करना, अगर काम नहीं होगा तो फिर दिक्कतें आप लोगों के सामने है। तो इसलिए बोलते हैं कि इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सफर का डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए अगर आप लोगों से। तो पहली स्टेटमेंट में बोला गया कि ये डेवलप किया गया है और ऑपरेट किया गया है IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान का जो विभाग है उसके द्वारा बनाया गया और उसके द्वारा यहाँ पर परिचालित किया गया। दूसरा बोला गया कि ये इंट्रीगल पार्ट है, यानी कि एक काफी इंपॉर्टेंट अभिन्न अंग है यहाँ पर जो एयर क्वालिटी का अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंदर में। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट सही है? अभी बोला डेवलप किसने किया था, डेवलप पुणे के अंदर, जो यहाँ पर जिसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के अंदर, उसके द्वारा डेवलप किया गया और ऑपरेशनल किया जाता है IMD के द्वारा। तो पहली स्टेटमेंट तो सरासर गलत हो गई, इसके मुंह पर तमाचा। सेकंड स्टेटमेंट सही और बी हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से, यहाँ पर क्या बात की जा रही है, जो कॉपर को स्मेल्ट किया जाता है प्लांट के अंदर में, तांबे का जो यहाँ पर परगलन किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। बोला गया कि दे मे रिलीज द लीथल क्वांटिटी ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। पहले बोला गया कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर में। कार्बन मोनोऑक्साइड CO नॉर्मली आप लोग इसका फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, कॉपर जो स्लेज है यहाँ पर कैन कोज द, ये एक तरीके से लीचिंग ऑफ द सम हैवी मेटल इनटू द इन्वायरमेंट। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आप लोगों को इन्वायरमेंट में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बोला गया दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड के जो भी पोल्यूटेंट होते हैं। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट आप लोगों को गलत देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, जो कि लीथल देखने को मिलती है। बाकी दोनों की स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। यानी कि क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछे जा रहे हैं।
2021 में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, फर्नेस ऑयल जो भट्टी का तेल होता है उसके बारे में बात की जा रही है कि यूज किया जाता है यहाँ पर, जो इट इज यूज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, तो ये ऑयल रिफाइनरी के अंदर एज उत्पाद के तौर पर यूज किया जा रहा है। इंडस्ट्री यूज करती है इसको जनरेट करने के लिए पावर। नेक्स्ट बोला गया है कि इट यूज कोज द सल्फर एमिशन, तो सल्फर एमिशन का यहाँ पर ये कोज होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सारी की सारी यहाँ पर सही है। एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, जो क्वेश्चन पढ़कर आप लोगों को थोड़ा सा लग भी सकता है कि यूपीएससी कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे देती हैं, जैसा नहीं है कि वो आप लोगों से कहती है सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को अटेम्प्ट करने, आंसर राइटिंग में तो करने पड़ेंगे, पर ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आप लोगों के सर के ऊपर से जा सकते हैं। तो आप लोग उनको इस तरीके से देखिए कि सबके सर के ऊपर से ही जाने हैं। जो आप लोगों को 30 से क्या 20 से 25 या 30 क्वेश्चन बोल सकता हूं मैं, लगभग 30 के खेर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिनको सब अटेम्प्ट कर लेंगे। 30 से जब ऊपर चलना स्टार्ट होगा ना, 30 से लेके 40-50 तक जो है उसको कुछ ही कर पाएंगे, 40-45 तक। ठीक है, और फिर 45 से लेके जो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप लोग 50 तक, 55 तक, 60 तक, वहां पर बहुत ही कम आ पाएंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कट ऑफ जो रहता है वो हमेशा 50% से नीचे ही रहता है। इसीलिए आप लोगों की एक्यूरेसी निकलनी चाहिए, और एक्यूरेसी कैसे आएगी, वो प्रैक्टिस से आएगी। बिना प्रैक्टिस के आप लोगों की एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस देना, और आप लोग अगर प्रॉपर वे में चीज़ों को नहीं करोगे तो फिर ये सारी चीज़ें यार धरी की धरी रह जाती हैं। तो जरूरी है एक सिस्टमेटिक वे में काम को करना, और ये थोड़ी सी बेसिक साइंस के अंदर भी आती है। तो एनसीईआरटी आप लोग जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है लाइफ का, उनको छोड़कर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करने अगर लग गए तो ये बहुत ही रेयर होगा कोई ऐसा महानुभव चिट्टी रजनीकांत का रोबोट जो कि निकाल लेगा, वरना चीजें नहीं निकलेगी। तो सिलेबस, एनसीईआरटी और पुरानी क्वेश्चन पेपर, इसके बाद में स्टैंडर्ड किताबों पर आओ। एक बच्चा कह रहा है सर आंसर राइटिंग जो है आज से ही स्टार्ट कर दे क्या? आंसर राइटिंग यार अभी अगर आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की है तो आज से स्टार्ट नहीं करनी है। आंसर राइटिंग आप लोगों को स्टार्ट करनी है कब से? जब आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक हो जाए, मतलब 2-3 महीने आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हो गए हैं, आप लोगों ने एनसीईआरटी कम से कम पढ़ ली है थोड़ी बहुत। ठीक है, आप लोगों को नॉलेज होने लगी है चीज़ों की, तब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम मत करो क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाओगे। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं आंसर राइटिंग ग्रुप में, आप लोग देखते हैं, आप लोग जाकर पार्टिसिपेट करिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक दूसरे का पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पर आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्स देगा। कोशिश करो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आप लोग रिव्यू करो एक दूसरे के, 3 भी कर सकते हो पर 2 तो करो, 1 तो करना ही करना है। इससे क्या होगा, आप लोग सीख पाओगे सामने वाला क्या लिख रहा है, तो इससे आप लोगों की सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये काम आप लोग जरूर करिए। और ये यहाँ पर इतने सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं तो आप लोग भी उसका पार्ट बन सकते हैं, और एक दूसरे का आंसर रिव्यू जरूर करिए। अच्छी बात यहाँ पर ये होगी, इससे आप लोगों के आंसर के अंदर में क्या कमी है वो भी आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि मिलजुल कर काम करते रहना चाहिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। ठीक है, फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा आर्टिकल, कोई डाउट हो तो वो भी बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि उसको सुधारा जा सके। ओके, छोटी न्यूज़ देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, और इसी के साथ में क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनका आंसर आप लोगों को देना है। और इसी के साथ में आज के जो एसएलवी कमांडो हैं बहुत ही अच्छे से आंसर दिए गए अंजलि के द्वारा। तो यहाँ पर जाकर आप लोग देखिएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन भी किया गया है, जो वोकेबलरी दी गई थी उससे रिलेटेड। ठीक है, और इसी के साथ में पर्सन इन न्यूज़ के बारे में भी यहाँ पर बताया गया। शेख हसीना जी के बारे में मैंने आप लोगों से बातें की थी। आवामी लीग इनकी पार्टी है। मुजिबुर रहमान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो इनके फादर साहब थे, उनकी बेटी है। पूरे परिवार को मार दिया गया था 1971 के दंगों में, और ये अकेली वहाँ पर बची थी, अकेली, और शायद इनकी एक बहन भी शायद आई थिंक बची थी। ये क्योंकि बाहर थी देश के, तो इसलिए यहाँ पर बच गई थी। उस टाइम पर आप लोग समझ सकते हैं क्या क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली थी। बहुत ही बुरी कंडीशन थी यार, जिसके बारे में कुछ बोला भी जाए तो क्या ही बोले, मतलब इतनी बुरी सिचुएशन थी कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ठीक है, समझो पूरे परिवार को मार दिया गया, तो उसके बाद भी वो खड़े रहे और देश को आगे लेकर चले। तो ये एक तरीके से सैल्यूट है एक ऐसे इंसान को, तो ये समझ सकते हैं। तो पर्सन इन न्यूज़ भी हो गया। एसएलवी कमांडो आप भी बन सकते हैं। रेगुलरली जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं उनका आंसर आप लोग दे सकते हैं, और कोशिश किया करो कि जल्दी से जल्दी मॉर्निंग में ही आंसर दिया करो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो जल्दी से जल्दी आंसर देता है उसी में से आंसर उठाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा आप लोग कोशिश किया करो, ज़्यादा से जल्दी आंसर दे दिया करो। ठीक है, और ये आप लोग लिखोगे पब्लिकली तो लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाओगे। ये काम आप लोग जरूर करिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है यार इंसान के अंदर में। पब्लिकली बोलना सबके बस की बात नहीं होती है। जो पब्लिकली लिख पा रहा है, बोल पा रहा है, वो अपने आप को ऑलरेडी उन लोगों से ऊपर उठा पा रहा है जो अब तक ये कर नहीं पा रहे थे। समझ रहे आप लोग?
सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का ये इलेक्शन से रिलेटेड न्यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, क्वेश्चन बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी नोटिस इशू किया गया यहाँ पर, जिसमें ये बोला गया कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, टॉम डिक एंड हैरी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आप लोग ले लीजिए, अगर वो कोई भी रिलीजियस सिंबल नाम यूज करती है, फिर नोमेनक्लेचर किसी भी तरीके से रिलीजियस के नाम पर, रिलीजन के नाम पर वोट को लुभाने का काम करती है, तो यहां पर किसी भी तरीके से, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है उसका सेक्शन 123 ये बोलता है कि उस पार्टी का आप लोग बेसिकली कैंसिल कर दो सिस्टम सारा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो उस पार्टी का, ये बोला जाता है। सेक्शन 123 जो है बोलता है करप्ट प्रैक्टिस किसी भी तरीके से इलेक्शन में अगर देखने को मिलती है, अपील करना लोगों को, तू मेरे रिलीजन का है, तू मेरी कास्ट का है, तू मेरी रेस का है, तू मेरी कम्युनिटी का है, तू मेरी लैंग्वेज का है, मुझे ही वोट देना भाई, ऐसे इंसानों को जो है लतिया देना, ठीक है, क्योंकि देश है सबसे ऊपर और हमारा संविधान जो है वो हम सबका है। रिलीजन से ऊपर उठकर हमेशा वोट देना है जिंदगी में, ये जरूर याद रखना अगर चाहते हो कि देश जो है वो आगे बढ़ता रहे। उस इंसान को वोट देना जो लगे कि कुछ करता है धरती पर, जमीन पर कुछ करता है, ग्राउंड पर रिजल्ट कुछ देखने को मिलता है। ऐसे इंसान को नहीं कि वोट दे दिया और उसके बाद में वो कहाँ और तुम कहाँ पता नहीं है किसी को। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने आप को फील कराओ अंदर से कि एक पावर आप लोगों को संविधान ने दे रखी है वोट डालने की, बहुत पावरफुल चीज है ये। बहुत सारे देशों ने लड़ लड़कर ये पावर ली है जो आप लोगों को संविधान बनाते टाइम हमारे संविधान निर्माताओं ने फ्री में बांट दी। तो इसको समझो रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरीके से। अमेंड किया गया 1961 में प्रोविजन जो है, और कोई भी यहाँ पर अपील जो है इलेक्शन में इस तरीके अगर करता है तो उसको यहाँ पर एक तरीके से और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं ये गलत चीज़ है, इस तरीके कोई अपील नहीं कर सकता, ओके। इंपॉर्टेंट है यार, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बात की जा रही है ओपेक के बारे में। OPEC फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि वो कंट्री जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती है, फिर मोटे मोटे तौर पर बोलूं क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती है, जिसको आप लोग कच्चा तेल बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में प्लस अगर लगा देते हैं तो वो कंट्री जो कि इसका पार्ट नहीं है पर लेकिन तेल प्रोड्यूस करती है, उनको ओपेक प्लस बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओपेक प्लस में रसिया आप लोगों को देखने को मिल जाता है, काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये 1960 में फाउंड किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा, ये काफी इंटरेस्टिंग है और ऑस्ट्रिया जो है वो इसका पार्ट भी नहीं है, मेंबर भी नहीं है, तो बाहर बना रखा है। बगदाद इराक के अंदर में 1960 में इसको बनाया गया था। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। आज की डेट में अगर आप लोगों से पूछ ले कि ओपेक जो कंट्री है इसमें टोटल कितने मेंबर हैं, तो 13 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, इक्वाडोर गुनिया, ये सारी, ये इराक हो गया, ईरान हो गया, कुवैत हो गया, लीबिया हो गया, ये सारे आप लोगों को यहाँ पर इसके मेंबर है। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वेनेजुला। पर लेकिन जो ओपेक प्लस कंट्री है ना, जो तेल प्रोड्यूस करते हैं पर लेकिन इसका पार्ट नहीं है, तो उनको ओपेक प्लस बोल दिया गया है। उसमें कौन है, उसमें कई सारे, जैसे रसिया हो गया, फिलीपीन हो गया, साउथ सुडान हो गया, ठीक है, सुडान हो गया, इसमें आप लोगों को ओमन देखने को मिलेगा, मैक्सिको देखने को मिलेगा, इनको ओपेक प्लस बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो कंट्री है तेल प्रोड्यूस करती है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सारी बातें बार बार, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सब मिलकर ही तो तेल का प्राइस डिसाइड करेंगे। एक मार्केट में सब अपनी ठेली लिए बैठे हैं, एक इंसान बोल रहा है कि मैं सेब जो है 5 रुपए केजी बेचूंगा, हालांकि 5 रुपए केजी तो आप लोगों को आलू भी नहीं मिलेंगे, टमाटर भी नहीं, मतलब 150 रुपये किलो, ठीक है। 150 चल रहा है ना मार्केट में, आज की डेट में 150 करीब, ठीक है। तो 150 रुपये केजी बेचूंगा। दूसरा कहने लगा ठीक है भाई 150 का भाव सेट कर लेते हैं और सब जो है 150 बेचेंगे, चाहे कोई किसी से ले चाहे ना ले। तो इसका मतलब हो गया फिक्स प्राइस कर लिया उन्होंने, अब कोई कहीं से भी लेगा 150 ही मिलेगा। पर लेकिन एक बोला है 150 लूंगा, दूसरा बोला है 150 नहीं हम तो 200 देंगे, तीसरा बोल रहा है मैं तो 100 दूंगा, तो ये गलत हो जाता है। पर लेकिन जब सब प्राइस मिलकर सेट कर लेते हैं, इसको कार्टेलाइजेशन बोलते हैं। ये भी गलत है मार्केट के लिए कि सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कि इससे नीचे बेचेंगे ही नहीं, तो ये भी ऐसा गलत देखे तो ये कस्टमर का नुकसान है इसमें। तो ये चीजें हैं आप लोग, ठीक है। तो ये अलायंस है, इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं। तो ये कई बार डिसाइड करती हैं और न्यूज में रहती हैं कि कैसे हमको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, कम प्रोडक्शन करना है, तो उसके चलते कई बार लड़ते रहते हैं। और रसिया कई बार गुस्से में आके बोलता है आथू मैं तुमसे दूर रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीऊंगा, मेरी आज से तुम्हारे साथ में ब्रेकअप। तो वो नहीं कहते कुट्टा, ऐसे नहीं करते थे बचपन में कट कट करके तो वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल लेवल में भी लोग जो है बच्चों की तरह लड़ते हैं। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं।
एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम, हालांकि आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ पर फिर भी आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए मैंने रिवीजन भी यहाँ पर लिख दिया है। प्रधानमंत्री जो स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री स्कीम जो योजना है, ये एक योजना आप लोगों की रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। इसमें अभी 14,500 स्कूल जो हैं उनको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है कि कैसे उनको अपग्रेड करना है। और मैंने बताया था ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ये होता है कि मिलके काम करेंगे, जैसे कि 60% सेंटर दे दे, 40% जो है वो स्टेट दे दे। तो ऐसे यहाँ पर ये डेवलप करेंगे, किसके हिसाब से डेवलप करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पर ये डेवलप करेंगे, ठीक है। और एजुकेशन किस पार्ट में आता है, संविधान के कौन सी लिस्ट में आता है, आप लोग बताइए, रिविजन हो जाएगा आप लोगों का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाइब्रेरी, क्लासरूम, बैग्स, स्मार्ट, ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे लेवल पर काम करने की बात कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव एंगल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, जिसके बारे में कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को हल्का सा कम से कम आइडिया होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ है, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ें है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा उधारी की जिंदगी जो है वो कभी नहीं जीनी चाहिए, तो यहाँ पर भी उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडिया एक्सटर्नल डेट, यानी कि जो उधारी है एक्सटर्नल, बाहर से जो उधारी ले रखी है उसके बारे में बात की जा रही है। तो बात की जा रही है कि अभी यहाँ पर रिलीज की गई है यहाँ पर हमारी कंट्री में एक्सटर्नल डेप्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो पूछे कौन रिलीज करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर यहाँ पर रिलीज करता है। इसके द्वारा ये बोला गया है कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है वो 8.2 हो गया है और ये $620 बिलियन है हम लोगों ने उधारी ले रखी है। मतलब जैसे जापान ने हमारे यहाँ मेट्रो बना रखी है तो वो उधारी हो गई हमारे यहाँ। कल को चलकर हम लोग कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई ढांचा क्रिएट कर रहे हैं तो पैसा नहीं है तो उधारी में हम लोग ले लेते हैं, पर लेकिन वो उधारी इतने सस्ता लोन होता है कि लंबे समय तक हम लोग उसको आराम से दे सकते हैं। तो US का जो डॉलर है उसमें सबसे ज़्यादा उधारी हम लोगों ने ले रखी है। तो एक्सटर्नल डेप्ट यानी कि बाहर से उधारी लेना, जो बाहर की कंट्री से हम लोग उधारी लेकर आते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये होती है जो जिस मनी में उधारी ले रखी है, मान लीजिए डॉलर में उधारी ले रखी है तो डॉलर में देनी पड़ेगी। हम लोगों ने कल को चलकर जैसे कि यूरो में उधारी ले ली, ठीक है, तो यूरो में देनी पड़ेगी। हम लोगों ने मान लीजिए पाउंड में उधारी ले ली तो पाउंड में देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसका ये रहता है कि पेड बैक इन द करेंसी विच इट इज बोरोड, तो ये जिस करेंसी में आप लोगों ने उधारी लिया उसी करेंसी में आप लोगों को देनी है। मान लीजिए मुझे जरूरत है 5,000 रुपये की, मैंने आप लोगों से ले लिए 5,000 रुपये, आप लोगों के पास में 5,000 रुपये का चांदी का सिक्का था, आप लोगों ने वो दे दिया। 5,000 का होता है क्या चांदी का सिक्का आता है 5,000 का सस्ते आते हैं ना सर, मतलब सोने का लगा लो आप लोग, ठीक है। मतलब आप लोगों ने दिया तो मतलब सोने में ही मैं आप लोगों को रिटर्न करूँ, ऐसे आप लोग बोल सकते हो। हमारी कंट्री को बहुत सारे इंस्टीट्यूशन लोन देते हैं, जैसे IMF हो गया। IMF ने अभी क्या किया, पाकिस्तान को लोन दिया, ठीक है, श्रीलंका को लोन दिया। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ये देता है कई सारे ढांचे बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। कई सारी फॉरेन गवर्नमेंट, जैसे कि हम लोगों ने कुछ दिनों पहले जापान से लोन लिया, जापान इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने 400 बिलियन का, लगभग 400 बिलियन नहीं 4 बिलियन, 400 बिलियन है तो पूरा श्रीलंका आ जाएगा 4 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने श्रीलंका को अभी यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड कराया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये एक तरीके से आप लोग समझिए। तो हमारी उधारी भी काफ़ी ज़्यादा है, उधारी अच्छी भी होती है अगर उसका ढंग से इस्तेमाल किया जाए। समझाता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा। अगर उधारी आप लोगों ने ली है और उसका इस्तेमाल प्रोडक्टिव तरीके से किया है तो अच्छी है। मतलब आप लोगों ने उधारी ली आप लोगों ने किसी से 10,000 रुपये, 10,000 रुपये आप लोगों ने क्या किया, उन 10,000 रुपयों को आप लोगों ने जाकर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगा दिया। प्रोडक्ट खरीद के लेकर आए आप लोग, मान लीजिए एप्पल का उदाहरण ले लेते हैं, एप्पल खरीद कर लेकर आए 10,000 रुपये के, ठीक है। आप लोगों ने जितने भी 10,000 रुपये के एप्पल खरीदे, अब बैठकर उनको बेचना स्टार्ट किया, उससे आप लोगों ने 20,000 रुपये कमा लिए। सामने वाले के 10,000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये आप लोगों की पॉकेट में आ गए। ये होता पॉजिटिव चीज़ें। पर लेकिन आप लोगों ने 10,000 रुपये क्या किया, जाए और सट्टा खेल कर आ जाए, कहानी खत्म हो गई तो कहानी खत्म, तो पैसा खत्म, पैसा हजम करो, क्या करना है बैठ के रो लो, हायरे में तो लुट गया, मर गया, बर्बाद हो गया। मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ रखा है, किसी की ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रखा भाई साहब। इंसान अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद करता है। भगवान ने सबको हाथ कान नाक आँख सब दे रखे हैं, तो अब इंसान के ऊपर डिपेंड है वो क्यों क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की ओर, जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी। यहाँ पर जो बात की जा रही है इस न्यूज़ के अंदर में, बात की जा रही है गुरु और चेले के बारे में, यानी कि प्यूपिल वर्सेस टीचर। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो मान लीजिए आज की डेट में एक स्कूल के अंदर में 100 बच्चे हैं, ठीक है, उस स्कूल के अंदर में मान लीजिए 10 टीचर हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मतलब ये होगा कि हर 10 बच्चों के हिस्से में एक टीचर आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए टीचर की संख्या जो है वो घटकर 20 हो गई, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर 5 बच्चे के हिस्से में एक टीचर आता है, यानी कि 20 पंजे 100, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से
जो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये होगी, अब जो है टीचर जो है उनकी संख्या बढ़ गई है, तो अब बच्चों के हिस्से में टीचर जो है वो अच्छे से आने लगे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई यहाँ पर। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पर जैसे 10 बच्चे, तो हर 10 बच्चे के हिस्से में एक टीचर आ रहा था, अब हर 5 बच्चे के हिस्से में एक टीचर आ गया। तो यानी कि अब टीचर जो है वो और अच्छे से फोकस दे पाएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या कम है। तो इसका मतलब क्या होता है, पढ़ाई का लेवल बढ़ेगा। तो यानी कि अगर रेशियो कम हो रहा है, पहले 10 था अब 5 हो गया, तो रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो रेशियो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि टीचर की संख्या स्कूल के अंदर बढ़ रही है। तो इंडिया के अंदर में जो प्यूपिल टीचर यानी कि जो गुरु और चेले का जो रेशियो, गुरु और चेला अच्छा लग रहा है, ठीक है, गुरु और चेले का जो रेशियो है वो अभी फिलहाल के टाइम पर क्या हो गया, वो यहाँ पर आप लोग को बढ़ता हुआ घटता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये जो रेशियो है घटता जा रहा है, यानी कि 43 था पहले, गैप था, अब ये आ गया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपर में देखोगे तो यहाँ पर 33 था, अब 18 आ गया है। तो मतलब एक कि टीचर जो है वो उनकी अवेलेबिलिटी यहाँ पर शो करता है, ठीक है, कि कितने टीचर हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंक्रीज अगर टीचर होते हैं तो कंट्रीब्यूशन जो है डिलीवरी इन द एजुकेशन अच्छा होता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अगर कुछ एजुकेशन के बारे में लिख रहे हैं तो पीटीआर लिखकर आप लोग बता सकते हैं कि ये काफ़ी फायदेमंद है, एजुकेशन अगर बढ़ानी है तो इसको आप लोग बढ़ाओ, यानी कि गुरु और चेले को मिलाओ और अच्छे से टीचर लेके आओ, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हर एक ज़िंदगी में किसी न किसी का टीचर होते हैं, हर एक ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान कभी ना कभी किसी टीचर से बढ़ता है। तो टीचर एक ऐसा इंसान होता है जो देश बना रहा होता है, ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पर लेकिन लोग अक्सर इसको समझते नहीं है, तो इसको समझना जरूरी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो इनको, तो देखते हैं कौन कौन सी आंसर देता है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज रिसेंटली इंक्लूड विच सिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना है सही आंसर यहाँ पर क्या है। वारंगल, थ्रिशूर या इसी के साथ में नीलंबुर, मैसूर, वाराणसी या फिर यहाँ पर जयपुर। आगे पढ़ के क्या करना है, आंसर इसका ए है, ठीक है। फालतू में इतनी सारी आगे बढ़ते रहो। वैसे भी याद रखिएगा यहाँ पर ये सारी सिटीज़ आप लोगों को ये बतानी है किस किस राज्य के अंदर में आती है, ये होमवर्क है, ठीक है। बोला जा रहा है देखो मुझे लेक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप लोगों को पूरे लेक्चर को कंप्लीट करने में 2 से 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे भी अगर आप लोगों के लग रहे हैं ना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 3 घंटे भी अगर लग रहे हैं ना, 3 घंटे में मतलब आप लोगों ने लेक्चर सुन लिया, नोट्स बना लिए, कुछ आंसर दे दिए, तो इसका मतलब ये कि आप लोग ये देखो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हो गई आप लोगों की, करंट बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, करंट के साथ में स्टैटिक भी बहुत सारी चीज़ तैयार होगी। 3 घंटे जो 1.5 घंटे का लेक्चर जो आप लोग यहाँ पर लेते हो, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर लेक्चर लेंथी हो गया। अगर आप लोगों को लगता है कि इस 1.5 घंटे का आप लोग और ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो लेक्चर को बंद कर देना, बिल्कुल मत देखना, क्योंकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब 1.5 घंटे में आप लोग इससे ज़्यादा अगर पढ़ ले रहे हो तो इस लेक्चर का कोई मतलब नहीं हो गया ना देखने का, यानी कि आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर इस तरीके से। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग कहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप लोग लग रहा है कि यार इतने टाइम में तो मैं उससे ज़्यादा पढ़ लेता बैठ के, तो फालतू में मैंने इतना मतलब पढ़ाई नहीं हुई अच्छी, तो उसी टाइम लेक्चर को बंद करना है और अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो सिलेक्शन लेने के बाद ही पढ़ लेना, वीर सर से यहाँ पढ़ना है कोई बात नहीं, पर लेकिन अब फायदा नहीं हो रहा है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी। अगर बात करें अपनी कंट्री के बारे में, सिटी के बारे में बात की जा रही है कि गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ECM, तो कहाँ पर ये अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, चेन्नई, पुणे, न्यू दिल्ली या फिर बेंगलोर। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, इसका सही आंसर है यहाँ पर पुणे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर इंदिरा गांधी, जो देखिए कई बार ऐसे होते हैं, ऐसी स्कीम के बारे में आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, कौन से स्टेट के हैं यहाँ पर ये, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है यहाँ पर राजस्थान, क्योंकि याद रखिएगा जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी कोई भी ऐसी स्कीम होगी तो ऐसे स्टेट की होगी जहाँ पर कांग्रेस पावर में, कॉमन सेंस के तौर पर बता रहा हूँ अगर इस्तेमाल करना है तो, ठीक है। इसरो जो है वो पार्टनर बना है किस कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ में, जब बेंगलोर स्पेस एक्सपो यहाँ पर देखने को मिला। बेंगलोर वैसे ही पानी में डूब रहा है, ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को देखने को मिला। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे से आंसर देने, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं बांग्लादेश की, जो अभी यहाँ पर जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर से मिले और कई सारे प्रोजेक्ट पर बात की गई। मैत्री प्रोजेक्ट भी है दोनों कंट्री के बीच में, याद रखिएगा, और 7 MOU साइन किए गए। टेंशन मत लेना, मैंने बोला था आर्टिकल कवर करूंगा, देखो आर्टिकल डिले हो सकता है थोड़ा सा जो न्यूज़ में है, पर लेकिन छूटेगा नहीं जो इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं ठप्पा मारकर आप लोगों को दे सकता हूँ, जहाँ पर भी आप लोग बोलो, ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। वारंगल इन तेलंगाना और त्रिशूर और यहाँ पर नीलंबुर, ठीक है, अभी बताया मैंने, जो इन केरला आंसर मिल गया। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की कैटेगरी में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इंडिया जो है फर्स्ट जो यहाँ पर NASL,
तो नस्ल याद रख लीजिएगा, नस्ल कोविड-19 वैक्सीन जो यहाँ पर डेवलप की जा रही है किसके, भारत बायोटेक के द्वारा। यहाँ पर इसको जो DGI अप्रूवल मिल चुका है। ये मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब ये है कि अब आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो DGI है यहाँ पर, बेसिकली DGI नहीं, यहाँ पर ये पूरा नाम क्या है इसका, DCGI, ठीक है। तो जो DCGI है यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर मुद्दे को देश के अंदर में देखता है, जिसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं हम लोग, ठीक है। किसके अंदर में आता है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन इसका सही आंसर दे पाता है। हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें भी स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ली जाती है, ठीक है। तो याद रखिए, चलिए बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो यहाँ पर जस्टिस यू ललित जो है उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी सेंटर, ये कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर में, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है वो मंगोलिया की विजिट में अभी आप लोगों को देखने को मिले, उलानबातर इसकी कैपिटल आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। ये कुछ और आप लोगों के इकोनॉमी से रिलेटेड और कॉर्पोरेट से रिलेटेड वन लाइनर टाइप के हैं। मूडीज के द्वारा अभी हमारी सोवरन रेटिंग जो है वो यहाँ पर Baa3 यहाँ पर ये बताई जा रही है, जो कि स्टेबल बताती है हमारे देश की इकोनॉमी को। गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप की गई कीर्ति जो यहाँ पर प्रक कमेटी यहाँ पर यह गैस प्राइस के बारे में बात करती है। कई सारी कमेटी के नाम देकर मैच कर लिया जाता है आप लोगों से। सेंट्रल ने रिलीज किया रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगभग 7,000 करोड़ टू द 14 स्टेटों को, यानी कि 14 स्टेटों को पैसा दिया गया कि लो सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है। उनको दिक्कतें हो रही थी। सेंटर ने अनाउंस किया कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल लेवल कमेटी फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ द नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुरेश प्रभु। तो ये भी आप लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाया करते हैं अक्सर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूं, ये है ताइवान के बारे में। एग्जैक्ट आप लोगों को यहां पर ताइवान देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको और जूम करेंगे, दिखाई नहीं यार थोड़ा सा और जूम करेंगे, दिख जाए भाई, बेइज्जती मत, अच्छा दिख गया ताइवान स्टेट आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ताइवान स्टेट है यहाँ पर, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है ये दिखा, इसके बीच में, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं बेस्ट क्वेश्चन बन जाए, ताइवान स्टेट के बारे में याद रखिएगा। ये एग्जैक्ट लोकेशन है चाइना और ताइवान के बीच में, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये रिसेंटली, अभी आप लोगों को पता है ताइवान और चाइना का मुद्दा, और ये ईस्ट चाइना सी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ है बातें इसके बारे में, कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन। कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन हो तो दूर रखिएगा, ठीक है। 5 नए शब्द जो आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे, आप लोग की आंसर राइटिंग को इंप्रूव करेंगे, वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे। एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग में, सीएसएससी में कहीं भी पूछी जाती है वोकैबुलरी, तो वो भी आप लोग की इंप्रूव होगी। शब्द याद रखिएगा। बात की जा रही है फ्लिप के बारे में, तो एनकरेज करना, प्रोत्साहन देना। जैसे आप लोग मॉर्निंग में जब मेरे साथ उठते हो तो आप लोग मुझे एनकरेज करते हो कि मैं भी डेली जो है टाइम पर चीज़ें लेकर आऊँ। तो हाउस द जोश, वीडियो के एंड तक भी जोश आई है ना, खत्म तो नहीं हुआ होने भी नहीं देंगे भाई साहब। आप मेरा जोश बढ़ा देते हो, हालांकि ठीक है, आप लोग जब आते हो ना इस तरीके से टाइम पे उठ के सही तरीके से, मेरा जोश आपसे ज़्यादा बढ़ जाता है, यकीन नहीं मानोगे आप लोग। तो ये जो है एक तरीके से आप लोग अपना सही तरीके चीज़ों को जब यूटिलाइज करोगे, सिलेक्शन होगा, तब देखो कितना मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक्लर्ड्स, ये होता है एक तरीके का पुरस्कार, ओनर। तो ये ओनर है एक तरीके से, ये आप लोगों के लिए भी आप लोग समझ सकते हैं। जब आप लोग सिलेक्शन लेकर आते हैं तो आप लोग एक अवार्ड देते हैं अपने माता पिता को कि हाँ उन्होंने आप लोगों के लिए जो ज़िंदगी में किया, अब आप लोग उनको उसको एक तरीके से वो वापस दे रहे हो, ठीक है। इस यहाँ बात की एक्लेम, ठीक है। एक्लेम होता है प्रेज करना एक तरीके से, ये भी एक तरीके से बड़ाई करना किसी की। जैसे नहीं आप लोग कई बार झूठी झूठी बड़ाई करते रहते हो कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, है ना झूठी है सच्ची है, दिल पे हाथ रख के बताना यार पढ़ाने वाले एक से एक पढ़े हुए इस दुनिया में। मैं एक छोटा सा कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आप लोग देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, पढ़ाता नहीं हूँ मैं बैठकर आप लोगों के साथ में, मेरे जो दिन भर में मेरे दिमाग की टेंशन होती है, सुबह को आके वो आप लोगों से टेंशन में रिवील करता हूँ अपना, क्योंकि मज़े लेता हूँ बैठ के पढ़ने तो इन्जॉय किया करो आप भी लेक्चरों को, ठीक है। डेल्विंग, ये एक तरीके से इन्वेस्टिगेट करना, एक्सप्लोर करना चीज़ों को, ठीक है, या फिर इंस्पेक्शन करना आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ बात की है एंथोलॉजी, तो ये संकलन होता है, कलेक्शन, कंपाइलेशन। इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको आप लोग देख सकते हैं। रिकॉल जरूर करना लेक्चर को, क्या क्या डिस्कस किया है, इससे आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या माल मसाला आप लोगों को मिला है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर आप लोग देखोगे तो क्या क्या मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है वो जरूर देखेगा। और कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दिया करो यार, किसी का सिलेक्शन होता है तो अपने ही परिवार का पार्ट है। जो भी इंपॉर्टेंट डे वगैरह जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है, कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आई हो तो बताना, PDF पूरी की पूरी जो है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहो मेरे साथ में। अगर कुछ भी आप लोगों को लग रहा है कुछ भेजना है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं,
जो भी आप लोगों के मन में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। बाकी मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पर कनेक्ट जरूर हो जाइएगा। और इसी के साथ में अगर कोई भी पेपर वेपर देख कर आते हैं तो studyloverveer@gmail.com पर आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए, अपना साहस बनाए रखने के लिए, पूरा लेक्चर एंड तक देखने के लिए, उसी एनर्जी के साथ में आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। वैसे बात की जाए तो ये वास्तव में ही एक तरीके से बड़ी बात है कि पूरे लेक्चर में अपनी एनर्जी बनाए रखना और पूरे शानदार तरीके से लेक्चर को एंजॉय करना। तो कैसा लगा लेक्चर, मजा आया कि मजा नहीं आया, बताओ। तो इसी तरीके से लेक्चर के एंड में जैसे मैं बोलता हूँ ना जय हिंद, आप लोग भी बोला करो जय हिंद, मजा आता है, ठीक है। तो जय हिंद जो है देश का नारा है यार, सही तरीके से इस्तेमाल करो उसको। और स्टार्टिंग में आते ही हाउस द जोश बोला करो, तो बोला करो हाय सर, अंदर से निकलनी चाहिए यार एनर्जी, तभी तो जिंदगी जीने में मजा आता है। चलिए तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, ये बात ओके।